वार्निंग डिस्क्लेमर। यहाँ प्रस्तुत सभी कहानियाँ पूर्णतः लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। यदि किसी नाम, स्थान, व्यक्ति, जाति, धर्म, समुदाय या घटना से किसी प्रकार की समानता पाई जाती है, तो वह मात्र एक संयोग है। इन कहानियों का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इन्हें वास्तविक जीवन से जोड़कर न देखें और न ही इन्हें दिल पर लें। यदि आपको इस प्रकार की रोचक कहानियां पसंद हैं और आप पूरी कहानी सुनना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन किया गया है। एक्स्ट्रा एपिसोड और अपडेट सबसे पहले पाने के लिए अभी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। धन्यवाद। प्रेजेंटेड बाय सीएम नॉवल। अब शुरू करते हैं आज की कहानी। अध्याय 96। कोई भी कभी नहीं सोचता था कि कच्चा माल नकली हो सकता है, क्योंकि ये धरती के नीचे बरसों बरस में बनता है। ऐसे में इसे नकली बनाना तो जैसे नामुमकिन सा है। यहाँ तक कि पत्थरों की जुआरी विद्या के उस्ताद भी सिर्फ प्रेजेंटेड अनुमान बाय लगा सकते सीएम हैं कि कच्चे नॉवल। माल में पन्ना है या नहीं, और उनका अनुमान भी हमेशा सही नहीं होता। पन्ना बादशाह को छोड़कर कौन कह सकता है कि उसने कभी जुआ नहीं हारा। पन्ना बादशाह भी, जब तक वो मशहूर नहीं हुए थे, शायद उन्हें भी जुआ हारने का तजुर्बा हुआ होगा। ऐसे में कोई जुआरी उस्ताद भी एक दो हारे हुए जुए को दिल पर नहीं लेता, और कच्चे माल में कोई खोट होने का शक तो बिल्कुल नहीं करता। अगर उन्हें कच्चे माल पर शक ही नहीं हुआ, तो वो भला कैसे बता सकते हैं कि वो नकली है। पन्ना बादशाह की रहनुमाई के बावजूद हर किसी की अपनी परिस्थितियां थीं, और आखिरकार कुछ ही लोग समझ पाए कि असली और नकली में फर्क कैसे करना है। अगर पन्ना बादशाह ने उस वक्त अपनी जान न लड़ा दी होती, तो वो नकली कच्चे माल का हादसा पूरे पन्ना उद्योग के लिए करारा झटका होता। उसी हादसे की वजह से पन्ना बादशाह को चोट आई थी, और यही वजह है कि अब वो पन्ना की दुनिया में कम ही नजर आते हैं। तो क्या इसे तोड़ने से ही पता चलेगा? शालिनी कपूर ने कड़वे मन से मुस्कुराते हुए कहा। ये कच्चा माल है, भला कौन इसे यूं ही तोड़ने देगा। एक बार तोड़ दिया तो इसकी कीमत खत्म। इसलिए तोड़े हुए ज्वारी पत्थरों को पहचानने की कला ज्वेलर्स के लिए लगभग बेकार है। और फिर उस समय जो महान उस्ताद नकली कच्चे माल को पहचान सकते थे, वो सब पन्ना बादशाह से भी पहले मशहूर हो चुके थे। उनमें से कई तो अब इस दुनिया में नहीं हैं, और सिर्फ 3 आज भी जिंदा हैं।
वो भी अब पन्ना उद्योग में लगभग गायब ही हैं, गुरु देवानंद जोशी ने कड़वी हंसी के साथ कहा। उन्हें अच्छे से पता था कि वो जुआरी उस्ताद जो नकली कच्चे माल को पहचान सकते थे, उनमें से ज्यादातर उनसे भी उम्र में बड़े थे। खुद गुरु देवानंद जोशी ने भी बरसों से पन्ना उद्योग में हिस्सा नहीं लिया था, तो दूसरों की तो बात ही छोड़ दो। तो अब क्या करें? शालिनी कपूर का चेहरा बदल गया और उन्होंने जल्दी से पूछा। नकली कच्चे माल का नाम सुनकर डर लगता है और अब तो कोई इसे पहचान भी नहीं सकता। शालिनी कपूर को जुआ हारने का डर नहीं था। जो भी पत्थरों के जुए में उतरता है, खासकर ज्वेलर्स, वो तो हार जीत का स्वाद चख ही लेते हैं। विक्रांत राणा ने भी तो पहले बोली का बादशाह खरीद कर जुआ हारा था। लेकिन अगर कच्चा माल ही नकली हो तो वो 100% हार है, बिल्कुल बेकार। लाखों रुपए खर्च करके एक पत्थर खरीदने की बात सोचकर ही कपूर ज्वेलरी की चेयरमैन होने के बावजूद, जिसकी नेटवर्थ 100 करोड़ से ज्यादा है, शालिनी कपूर का दिल दुखने लगता है। मैंने सिद्धार्थ मल्होत्रा को भेज दिया है, वो तोड़े हुए कच्चे माल को वापस खरीद लाएगा। गुरु देवानंद जी का रुतबा बड़ा है, शायद आपको ही आगे आना पड़े, शिवांश अग्निहोत्री ने गंभीर आवाज में कहा। हालांकि वो असली और नकली कच्चे माल को पहचान सकता था, लेकिन उसका अपना रुतबा इतना नहीं था। अगर वो बोल भी दे तो शायद ही कोई उस पर यकीन करे। और फिर ये बात आयोजकों के लिए तो जैसे भूकंप है। अगर शिवांश के पास सबूत न हुए तो आयोजक उसे छोड़ेंगे नहीं। ये म्यांमार है और आयोजकों के पास अपनी सशस्त्र ताकत है। शिवांश कितना भी साहसी हो, म्यांमार पन्ना मेले के आयोजकों के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेगा। गुरु देवानंद जोशी चौंक गए और धीमे से बोले, उस वक्त की बात करेंगे। उम्मीद है तुमने गलत अनुमान लगाया हो। नकली कच्चे माल का मामला साफ तौर पर अशोक भट्ट से जुड़ा है। विक्रांत राणा पहले ही पन्ना बादशाह के नाम से धमकी दे चुका है। अगर इस मामले में गुरु देवानंद ने फिर से अशोक भट्ट को नाराज कर दिया तो कौन जाने वो क्या करेगा। गुरु देवानंद की हिचकिचाहट देखकर शिवांश अग्निहोत्री ने एक आह भरी। अगर वाकई में कोई रास्ता न बचा तो मुझे दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा ताकि सबको सावधान कर सकूं। शिवांश कोई महान परोपकारी नहीं था, लेकिन इतने सारे ज्वेलर्स को लाखों रुपए खर्च करके बेकार कच्चा माल खरीदते देख उसे लगा कि कुछ तो करना ही चाहिए। ये वाकई हार गया, इसमें कुछ भी नहीं निकला। अर्नब खुराना ने खोले गए कच्चे माल को देखा, उनका चेहरा बेहद उदास था। लगभग सभी लोग इस अर्ध जुआरी कच्चे माल को लेकर आशावादी थे। हालांकि शिवांश ने कहा था कि वो इसके बारे में आशावादी नहीं है, फिर भी अर्नब खुराना को खुद पर बहुत भरोसा था। साथ ही गुरु शशांक देसाई ने भी बाद में इस जुआरी पत्थर को लेकर आशावाद जताया था। भले ही ये लाभकारी अर्ध जुआरी कच्चा माल न हो, कम से कम इसमें पन्ना तो निकल ही सकता था। अर्नब खुराना ने इस अर्ध जुआरी कच्चे माल को भारी कीमत देकर इसलिए खरीदा था ताकि उसमें से एक टुकड़ा पन्ना निकले, है ना। अगर पूरा कच्चा माल निकालने में नाकाम रहा तो अर्ध जुआरी कच्चे माल में तो ज्यादा मौका था। उन्होंने तो लगभग खुला हुआ कच्चा माल चुना था और फिर भी वो हार गए। चिंता मत करो मोटू, जुआरी पत्थरों का यही हाल है, जब तक खोला न जाए कोई नहीं जानता कि अंदर क्या है। पास में खड़े समीर राणा ने हंसते हुए कहा। तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ 1.5 दिन से हूँ, 10 से ज्यादा कच्चे माल खोल चुका हूँ और एक पन तक नहीं दिखा, अर्नब खुराना ने गुस्से में कहा। ये सुनकर समीर राणा कड़वी हंसी हंस पाए। अर्नब खुराना की किस्मत वाकई कुछ खराब थी। 10 से ज्यादा जुआरी पत्थरों में एक भी पन्ना नहीं मिला। ये जानना जरूरी है कि अर्नब की मांग ज्यादा नहीं थी, उसे फायदे नुकसान की परवाह नहीं थी, बस पन्ना देखना चाहता था, चाहे सबसे खराब क्यों न हो, लेकिन कुछ मिला ही नहीं। ये किस्मत वाकई कुछ ज्यादा ही खराब थी। उस लड़के ने कहा था कि वो इस जुआरी पत्थर को लेकर आशावादी नहीं है और सचमुच इसमें पन्ना नहीं निकला। मुझे लगता है वो लड़का ही असली महान उस्ताद है, अर्नब खुराना ने बड़बड़ाते हुए शिवांश के पहले कहे शब्दों को याद किया। हालांकि पास में खड़े गुरु शशांक देसाई अर्नब खुराना की बात से कुछ हद तक असहमत थे, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि अर्नब इस वक्त गुस्से में हैं। अगर वो अब कुछ बोलेंगे तो पूरी तरह डांट खाने की नौबत आ जाएगी। आखिरकार उन्होंने ही इस अर्ध जुआरी कच्चे माल को लेकर आशावाद जताया था। राणा ज्वेलरी के जुआरी पत्थर सलाहकार के तौर पर गुरु शशांक देसाई को अपनी हैसियत अच्छे से पता थी, जो अर्नब खुराना से नीचे थी। मोटू, चलो कुछ पैग मारते हैं और जगह बदल लेते हैं, शायद तुम्हारी किस्मत बदल जाए, समीर राणा ने हंसते हुए कहा। जैसे ही समूह वहां से निकला, सिद्धार्थ मल्होत्रा ने पत्थर काटने की मशीन पर कुछ 100 रुपये खर्च करके उन तोड़े हुए जुआरी पत्थरों को ले लिया। शिवांश ने इन जुआरी पत्थरों को क्यों चाहिए, ये तो उसे नहीं पता था, लेकिन शिवांश ने पहले ही हिदायत दी थी कि इन बेकार माल को लेते वक्त किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये वही खोले गए कच्चे माल हैं। गुरु देवानंद जोशी ने अपने सामने पड़े कुछ बेकार माल को ध्यान से देखा। उन्हें आधे घंटे से ज्यादा वक्त लगा, फिर उन्होंने अपने हाथ में पड़ा बेकार माल नीचे रखा। ये वाकई नकली कच्चे माल हैं और नकली बनाने का स्तर पहले से भी ज्यादा ऊंचा लगता है, गुरु देवानंद जोशी ने सामने पड़े बेकार माल को देखते हुए बेहद जटिल भाव के साथ कहा।
पन्ना बादशाह की आज की शोहरत उस नकली पन्ना हादसे को रोकने से जुदा नहीं है, लेकिन उसी हादसे की वजह से पन्ना बादशाह को चोट भी आई थी। और ये नकली पन्ना बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि पन्ना बादशाह का सबसे प्यारा शिष्य था। कोई सोच सकता है कि उस हादसे ने पन्ना बादशाह को कितना बड़ा झटका दिया होगा। पन्ना बादशाह को छोड़ दें तो खुद गुरु देवानंद जोशी को भी नकली कच्चे माल के बारे में गहरी भावनाएं थीं। वाकई नकली पन्ना है। शालिनी कपूर का चेहरा बेहद गंभीर हो गया। अब जब गुरु देवानंद ने पुष्टि कर दी कि ये नकली कच्चा माल है, तो म्यांमार पन्ना मेले में वाकई नकली कच्चे माल मौजूद हैं। अगर ये बिक गए तो इसके नतीजे सोचने लायक नहीं होंगे। अब सबसे जरूरी बात यह है कि दूसरों को कैसे खबर करें, क्योंकि नकली कच्चे माल को पहचानना वाकई बहुत मुश्किल है, शिवांश अग्निहोत्री ने गंभीर आवाज में कहा। शालिनी कपूर को डर नहीं था, क्योंकि इस म्यांमार पन्ना मेले में वो पूरी तरह शिवांश पर निर्भर थी। उसे असली और नकली में फर्क करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो सिर्फ वही कच्चा माल बोली में लेगा जिसमें प्राण होगा। भले ही वो हार जाए, ज्यादा से ज्यादा वैसा ही होगा जैसा विक्रांत राणा के साथ बोली का बादशाह खरीदने में हुआ था। अध्याय 97। लेकिन दूसरों के पास शिवांश की तरह की खूबी नहीं थी। अगर वो नकली ज्वारी पत्थर खरीद लेंगे तो वो बेकार हो जाएंगे। चूंकि पूरा पन्ना उद्योग इससे जुड़ा था, शिवांश बस अपने दरवाजे की बर्फ साफ करके नहीं बैठ सकता था। इस मामले के पीछे अशोक भट्ट का हाथ जरूर है और ये विदेश में है, गुरु देवानंद जोशी ने गंभीर आवाज में कहा। अगर ये भारत में होता तो ठीक था, अशोक भट्ट को तो कब का वांटेड घोषित कर दिया गया होता और वो खुलेआम सामने नहीं आता। लेकिन ये म्यांमार है, जो पहले से ही बहुत उथल पुथल में है, और हो सकता है कि अशोक भट्ट खुद वहां मौजूद हो। Presented by शिवांश ने हल्के CM से सिर Novel. हिलाया। चूंकि अशोक भट्ट इस मामले के पीछे था, इसलिए वो बहुत सावधानी बरत रहा था। हालांकि उसकी अशोक भट्ट से मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन गुरु देवानंद के शब्दों से उसे साफ पता था कि ये शख्स अपने मकसद के लिए कुछ भी कर सकता है। मेरे लिए इस मामले में पढ़ना ठीक नहीं, गुरु देवानंद ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। शिवांश उनकी चिंता समझ सकता था, लेकिन अगर गुरु देवानंद आगे नहीं आए तो भले ही वो कुछ बोले, उसका असर ज्यादा नहीं होगा। जब ये मामला इतना पेचीदा है तो इसमें मत पड़ो, बस दूसरों को इसे छपवा दो। अपने साथियों को सावधान करना ही बहुत है, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, शालिनी कपूर ने शिवांश और गुरु देवानंद को देखते हुए कहा। और कोई रास्ता नहीं, शिवांश ने सिर हिलाया। इसके अलावा वाकई कोई और तरीका नहीं था। उम्मीद है वो इसे गंभीरता से लेंगे, गुरु देवानंद ने हल्की सी आह भरी। अब वो खुद को मुश्किल से बचा पा रहे थे तो दूसरों की मदद कैसे करते। मोटू, बाद में हम आदित्य नायक की दुकान पर चलकर देखेंगे, उनकी दुकान पुरानी और मशहूर है, समीर राणा ने खाने की मेज पर अर्नब खुराना से कहा। अर्नब खुराना ने सुनकर हल्के से सिर हिलाया। वो यकीन नहीं कर सकता था कि इस म्यांमार पन्ना मेले से वो एक भी पन्ना लेकर नहीं जाएगा। राणा जी, इस पन्ना मेले के बारे में इंटरनेट पर कुछ खबर है। तभी एक अंगरक्षक अंदर आया। कैसी खबर? समीर राणा चौंक गए और अंगरक्षक की ओर देखने लगे। ये म्यांमार था और उनके पास ज्यादा लोग नहीं थे, इसलिए सोनपुर की हर खबर रखना नामुमकिन था। इसलिए समीर राणा ने हमेशा कुछ लोगों को इंटरनेट पर नजर रखने के लिए रखा था, क्योंकि इस दौर में कोई भी बड़ी बात तुरंत ऑनलाइन आ जाती है। राणा जी, आप खुद देख लीजिए, अंगरक्षक ने कड़वी हंसी के साथ टैबलेट समीर राणा को थमा दिया। नकली कच्चा माल शीर्षक देखकर समीर राणा चौंक गए, फिर हल्के से मुस्कुराए। वो बरसों से पन्ना उद्योग में थे, लेकिन नकली कच्चे माल जैसी बात कभी नहीं सुनी थी। क्या हुआ? ऐसा चेहरा क्यों? पास में बैठे अर्नब खुराना ने टैबलेट छीन लिया और पढ़ने लगे। नकली कच्चा माल। अर्नब खुराना को पन्ना उद्योग की ज्यादा समझ नहीं थी, इसलिए वो सीधे पढ़ने लगे और जल्दी ही कुछ तस्वीरें देख लीं। ये तो वही कच्चा माल है जो मैंने खोला था, अर्नब खुराना अचानक चिल्लाए। जिस कच्चे माल को उन्होंने पूरी उम्मीद के साथ लाखों रुपए में खरीदा था, उसमें कुछ भी नहीं निकला। अर्नब खुराना उस खुले हुए कच्चे माल से बहुत वाकिफ थे और एक नज़र में ही पहचान लिया कि तस्वीर में वही कच्चा माल था जो उन्होंने खोला था। तुम्हारा कच्चा माल? समीर राणा चौंक गए, टैबलेट की ओर देखा और वाकई पाया कि तस्वीर में दिख रहा कच्चा माल कुछ जाना पहचाना था। ये वही था जो अर्नब खुराना ने खोला था। ये समीर राणा का चेहरा गंभीर हो गया। अर्नब खुराना ने पत्थर खोले हुए अभी 1 घंटा भी नहीं बीता था और ये पोस्ट इतनी ठोस थी, जिसमें मौके की तस्वीरें, विस्तार से जानकारी और यहाँ तक कि कच्चे माल के नकली होने की जगह भी बताई गई थी। ये पोस्ट नकली तो नहीं लगती है ना? अर्नब खुराना बड़बड़ाए। जाओ, गुरु शशांक को बुलाओ, समीर राणा ने पास के अंगरक्षक से कहा। अंगरक्षक ने सुनते ही तुरंत कमरे से बाहर निकल गया। कुछ ही मिनटों में अंगरक्षक के साथ गुरु शशांक देसाई कमरे में आए। राणा जी, खुराना साहब, गुरु शशांक ने हल्के से सिर हिलाया और बैठ गए। गुरु शशांक, इस पोस्ट को देखिए, समीर राणा ने अपने हाथ का टैबलेट गुरु शशांक को दे दिया। नकली कच्चा माल। गुरु शशांक चौंक गए और ध्यान से पढ़ने लगे। पोस्ट ज्यादा लंबी नहीं थी और कुछ ही मिनटों में उन्होंने इसे पढ़ लिया।
गुरु शशांक, क्या ये पोस्ट अफवाह है? समीर राणा ने पूछा। पता नहीं, इस मामले में मुझे अपने गुरु से पूछना होगा, गुरु शशांक ने गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा। वाकई में नकली कच्चा माल हो सकता है। नकली कच्चे माल तो होते हैं, लेकिन मैं ये पक्का नहीं कर सकता कि इस पोस्ट में जो है वो नकली है, गुरु शशांक ने कड़वी हंसी के साथ कहा। जल्दी ही गुरु शशांक ने अपने गुरु से फोन पर संपर्क किया। 10 मिनट से ज्यादा समय बाद गुरु शशांक का फोन फिर बजा और फोन पर आवाज सुनते ही उनका चेहरा बेहद गंभीर हो गया। गुरु शशांक, गुरु निरंजन ने क्या कहा? समीर राणा ने गुरु शशांक का गंभीर चेहरा देखकर बुरा अंदेशा होने लगा। गुरु जी ने कहा कि ये नकली कच्चे माल हैं, गुरु शशांक ने सोचते हुए कहा। नकली कच्चे माल, ये सुनते ही समीर राणा का चेहरा बुरी तरह बदल गया। गुरु निरंजन दशकों से मशहूर थे और उनके 3 शिष्य भी जुआरी पत्थरों के उस्ताद बन चुके थे, जिससे वो पन्ना उद्योग में बहुत सम्मानित थे। समीर राणा को गुरु निरंजन की बात पर कोई शक नहीं था। ये जानना जरूरी है कि गुरु निरंजन पहले उनके राणा परिवार के जुआरी पत्थर सलाहकार थे। गुरु निरंजन के जाने के बाद उनके सबसे पसंदीदा शिष्य गुरु शशांक राणा ज्वेलरी में शामिल हुए थे। गुरु निरंजन की शाखा और राणा परिवार का रिश्ता अब सिर्फ नियोक्ता कर्मचारी का नहीं रह गया था। वाकई में नकली कच्चे माल हैं, अर्नब खुराना ने कुछ उत्सुकता के साथ कहा। नकली कच्चे माल तो हैं, लेकिन इनका जिक्र दशकों पहले का है। उस समय मैं जुआरी पत्थरों का उस्ताद नहीं था, इसलिए मुझे ज्यादा नहीं पता। मैंने सिर्फ अपने गुरु से इसके बारे में सुना था। गुरु शशांक ने सिर हिलाया और आगे बोले, कहा जाता है कि ये नकली कच्चे माल पन्ना उद्योग के एक महान उस्ताद से जुड़े हैं। गुरु जी ने कभी विस्तार से नहीं बताया, लेकिन उन्होंने इसे पहचानने का तरीका जरूर सिखाया था। बदकिस्मती से इतने साल बीत गए और मैं इसे लगभग भूल चुका हूँ। बिना नकली कच्चे माल के लगातार संपर्क और व्यवहारिक अनुभव के कोई भी दशकों बाद इसे ज्यादातर भूल जाएगा। गुरु शशांक भी इसका अपवाद नहीं थे। अगर उन्हें नकली कच्चे माल की ये पोस्ट न दिखी होती और गुरु निरंजन की बातें याद न आई होती, तो उन्हें ये भी याद नहीं रहता कि नकली कच्चे माल जैसी चीज होती है। गुरु शशांक, तो आप कह रहे हैं कि आप भी नकली कच्चे माल को नहीं पहचान सकते? समीर राणा का चेहरा और गहरा पड़ गया, वो कुछ नाराज दिखे। मेरी कला सीमित है और मैं इन्हें नहीं पहचान सकता। शायद अगर गुरु जी खुद आएं तो संभव हो, गुरु शशांक ने कड़वी हंसी के साथ कहा। हालांकि वो लंबे समय से मशहूर थे और उनकी जुआरी पत्थरों की कला कम नहीं थी, लेकिन इस मामले में उनके पास वाकई कोई हल नहीं था। अब तो मुसीबत हो गई। समीर राणा का चेहरा बेहद गंभीर था। अगर गुरु शशांक भी असली और नकली कच्चे माल में फर्क नहीं कर सकते, तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि वो भी नकली कच्चा माल खरीद सकते हैं? ये म्यांमार पन्ना मेला है और दिल्ली के सबसे बड़े पन्ना व्यापारी के तौर पर खाली हाथ लौटना नामुमकिन था। गुरु जी ने अपने नाम से इस पोस्ट की पुष्टि कर दी है और मुझे लगता है कि जल्दी ही पूरा म्यांमार पन्ना मेला इस बारे में जान जाएगा, गुरु शशांक ने कहा। तो ये म्यांमार पन्ना मेला? समीर राणा ने हल्की सी आह भरी। भारत में गुरु निरंजन की शोहरत कम नहीं थी। जैसे ही वो सामने आए, भले ही विदेशी ज्वेलर्स को यकीन न हो, लेकिन देशी ज्वेलर्स को बिल्कुल शक नहीं होगा। नकली कच्चे माल के सामने आने के साथ इस म्यांमार पन्ना मेले का नतीजा शायद बहुत अच्छा नहीं होगा। क्या बस कच्चे माल को पहचानने की बात है? उस लड़के ने पहले ही इस कच्चे माल को लेकर अच्छा नहीं कहा था और अब ये पोस्ट भी आ गई। मुझे लगता है कि ये पोस्ट उसी लड़के ने डाली होगी, अर्नब खुराना ने पास से बड़बड़ाते हुए कहा। अध्याय 98। ये शब्द सुनते ही समीर राणा और गुरु शशांक की आंखें चमक उठीं। उन्होंने सिर्फ ये सोचा था कि वो कच्चे माल को नहीं पहचान सकते, लेकिन ये नहीं सोचा था कि जिसने ये पोस्ट डाली उसने जरूर कच्चे माल की सच्चाई को भांप लिया होगा। और वो शख्स साफ तौर पर सोनपुर में ही है। सोनपुर में, और अर्नब खुराना के पहले खोले गए कच्चे माल को रखने वाला ये शख्स बहुत हद तक वही होगा जिसकी बात अर्नब खुराना कर रहे हैं। इस शख्स की असली और नकली कच्चे माल को पहचानने की काबिलियत बहुत जरूरी थी। अगर वो मदद कर दे तो उनका राणा परिवार पूरी तरह से उन नकली कच्चे माल से बच सकता है। ये सोचकर समीर राणा तुरंत उत्साहित हो गए और जल्दी से पूछा, मोटू, अगर तुम उस शख्स को फिर से देखो तो पहचान लोगे? बिल्कुल पहचान लूंगा, अर्नब खुराना ने सिर हिलाया। इतने सारे लोग उसके कच्चे माल को लेकर आशावादी थे, फिर भी शिवांश अग्निहोत्री ऐसे भागा जैसे उसने भूत देख लिया हो। उसे न याद करना तो अजीब बात होगी। उसने तो सोचा था कि पन्ना निकालकर वो शिवांश का अच्छे से मजाक उड़ाएगा, लेकिन बदकिस्मती से ये प्लान फेल हो गया। ये तो बहुत अच्छा है, समीर राणा खुशी से उछल पड़े। जब ये शख्स असली और नकली कच्चे माल को पहचान सकता है तो उसकी जुआरी पत्थरों की कला जरूर कमाल की होगी। वो कम से कम एक जुआरी पत्थर उस्ताद तो होगा ही। वो कोई अनजान शख्स नहीं हो सकता, गुरु शशांक ने कहा। समीर राणा ने सिर हिलाया और अर्नब खुराना के कहे के मुताबिक ऑनलाइन खोज शुरू की। जल्दी ही उसे कुछ तस्वीरें मिलीं। ये तस्वीरें ठीक वही थीं जब शिवांश अग्निहोत्री ने गुजरात प्रदर्शनी में विनोद मेहरा के खिलाफ जुआ खेला था।
ये वही लड़का है। अर्नब खुराना ने एक नज़र में उसे पहचान लिया। तस्वीर में वही शख्स था जिसने पहले उसके कच्चे माल को लेकर आशावाद नहीं जताया था। शिवांश अग्निहोत्री हाल ही में ज्वारी पत्थर उस्ताद बना और उत्तरांचल प्रदेश में कपूर ज्वेलरी का ज्वारी पत्थर सलाहकार समीर राणा ने तस्वीरों के नीचे दी गई जानकारी को बड़बड़ाते हुए पढ़ा। शिवांश की पहचान और जानकारी मिलने के बाद उसे ढूंढना अब ज्यादा आसान हो गया था। ऑनलाइन पोस्ट ने डालते ही तुरंत बड़े बड़े ज्वेलर्स का ध्यान खींच लिया, लेकिन समीर राणा की तुलना में कई लोग इस पोस्ट को अफवाह मान रहे थे। आखिरकार हर किसी के पास गुरु निरंजन जैसे गुरु नहीं थे जिन्हें दशकों पहले के नकली कच्चे माल के हादसे की खबर हो। कई बातें सालों में भुला दी गई थीं, लेकिन समीर राणा के अलावा 2 और लोगों को ये खबर तुरंत मिली। धड़ाम, कमरे में एक तेज आवाज गूंजी और टैबलेट कंप्यूटर तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गया। ये पोस्ट, विक्रांत राणा का चेहरा राख की तरह सफेद हो गया, उनकी आंखों में गुस्सा भरा था। इस बार अशोक भट्ट फिर से नकली कच्चे माल का इस्तेमाल करके म्यांमार पन्ना मेले में मोटी कमाई करने की तैयारी में था। लेकिन उम्मीद न थी कि म्यांमार पन्ना मेला शुरू होने से पहले ही नकली कच्चे माल का मामला ऑनलाइन उजागर हो जाएगा। पन्ना उद्योग के लोग इस पोस्ट को तुरंत देख लेंगे। भले ही वो इस पर यकीन न करें, लेकिन कुछ शक तो जरूर करेंगे, और एक बार शक हो गया तो नकली कच्चे माल से होने वाली कमाई शायद कम हो जाएगी। बस एक पोस्ट है, पास में खड़े पतले आदमी ने बेपरवाही से कहा। गुरु जी के बनाए नकली कच्चे माल को पहचानना इतना आसान नहीं है। ये भी सही है, विक्रांत राणा ने सिर हिलाया। उनके गुरु की ज्वारी पत्थरों की कला पन्ना बादशाह के बराबर थी और उनकी नकली बनाने की कला को तो पन्ना उद्योग में सबसे बेहतरीन कहा जा सकता है। उनके बनाए नकली कच्चे माल को पहचानने वाले बहुत कम लोग थे। अचानक विक्रांत राणा का चेहरा बदल गया और वो जल्दी से बोले, ये तो बुरा हुआ, उस बूढ़े निरंजन ने इस पोस्ट की पुष्टि कर दी है क्या? ये सुनते ही पतले आदमी का चेहरा भी बदल गया। हालांकि वो आंतरिक शक्ति मुक्केबाजी का जानकार था, लेकिन पन्ना उद्योग की बातें उसे अच्छे से पता थीं। गुरु निरंजन कौन थे? वो एक ज्वारी पत्थर उस्ताद थे जो अशोक भट्ट से भी पहले मशहूर हो चुके थे और उनके 3 शिष्य भी ज्वारी पत्थर उस्ताद बन गए थे। उनके तीनों शिष्य देश के बड़े पन्ना व्यापारियों के सलाहकार थे। गुरु निरंजन की शाखा किसी भी तरह से पन्ना बादशाह की शाखा से कम नहीं थी, बस उनका सबसे शीर्ष महान उस्ताद पन्ना बादशाह जितना नहीं था। अगर ऐसी शख्सियत नकली कच्चे माल के हादसे की पुष्टि करती है तो इसके नतीजे सोचने लायक नहीं होंगे। संभव है कि भारत के पन्ना व्यापारी बहुत हिचकिचाएंगे। ये तो बुरा हुआ, पन्ना बादशाह ने भी बोल दिया। तभी विक्रांत राणा सोफे पर ढह गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि राजस्थान के पन्ना बादशाह ने भी गुरु निरंजन का समर्थन किया था। देश के 2 सबसे सम्मानित लोगों ने एक साथ नकली कच्चे माल की पुष्टि कर दी, तो नकली कच्चे माल का मामला साफ तौर पर उजागर हो गया था। पतले आदमी का चेहरा भी बेहद गंभीर हो गया। इस बार उनके गुरु पूरी तरह आश्वस्त थे। म्यांमार पन्ना मेले के जरिए मोटी कमाई करने की योजना थी, लेकिन ये शुरू होने से पहले ही उजागर हो गया। अगर काम पूरा न हुआ तो उनके गुरु को संगठन की सजा भुगतनी पड़ सकती थी। आखिर कौन है? कौन नकली कच्चे माल को पहचान सकता है? विक्रांत राणा का चेहरा उदास था। वो बड़बड़ाए, वो बूढ़े लोग तो कब से ज्वारी पत्थरों की दुनिया से बाहर हैं और कोई भी म्यांमार पन्ना मेले में नहीं आ रहा। नई पीढ़ी में शायद सिर्फ पन्ना बादशाह का शिष्य और गुरु देवानंद ही मुश्किल से इन्हें पहचान सकते हैं, पतले आदमी ने गंभीर आवाज में कहा। गुरु देवानंद? विक्रांत राणा ने भौहें उठाईं, फिर सिर हिलाया। नहीं, वो नहीं हो सकता। मैंने एक बार उन्हें गुरु जी के बनाए नकली कच्चे माल दिखाए थे और वो पहचान नहीं पाए। तो फिर ये सिर्फ पन्ना बादशाह का शिष्य ही हो सकता है। पतले आदमी का चेहरा और गहरा पड़ गया। हालांकि पन्ना बादशाह की शाखा में साधारण लोग थे, लेकिन उन्हें हल्के में लेना आसान नहीं था। उनकी पहचान बहुत खास थी। म्यांमार के कुछ पन्ना खदानों के मालिक भी उनका बहुत सम्मान करते थे। उनके खिलाफ सीधे कार्रवाई करने के नतीजे उनके लिए भी सोचने लायक होंगे। पहले गुरुजी को इसकी खबर दो और देखो वो क्या इंतजाम करते हैं, पतले आदमी ने कुछ बेबसी के साथ कहा। ये मामला उनकी उम्मीदों से बाहर चला गया था और उनकी ताकत से परे था। सोनपुर में एक अलग विला में एक नौजवान एक बूढ़े आदमी के साथ वीडियो कॉल पर था। गुरुजी, चिंता न करें, मैं नायक परिवार को खबर कर दूंगा, नौजवान ने कहा। बूढ़े आदमी ने उसके शब्दों पर हल्के से सिर हिलाया और बोले, तुम्हें भी सावधान रहना है। अगर अशोक भट्ट कुछ नहीं करता तो ठीक है, लेकिन अगर वो हरकत में आया तो खाली हाथ नहीं लौटेगा। शायद उसके पास और भी तरीके हों। वैसे गुरुजी, सीनियर भाई भी यहाँ हैं, क्या मुझे उनसे मिलने जाना चाहिए? नौजवान ने पूछा। उनसे मिलने जाना अच्छा रहेगा, तुम दोनों वहाँ एक दूसरे का ख्याल रख सकते हो। इस बार शायद वही थे जिन्होंने नकली कच्चे माल को पकड़ा और मुझे फंसने से बचाने के लिए उन्होंने अपने नाम से इसे नहीं छपवाया, बूढ़े आदमी ने आह भरी। उन्हें अपने इस तीसरे शिष्य के प्रति बहुत अपराध बोध था। जब वो शिष्यों को पढ़ा रहे थे तब उन्होंने अशोक भट्ट को सबसे ज्यादा प्यार किया और गुरु देवानंद के प्रति सिर्फ एक गुरु का फर्ज निभाया।
लेकिन गुरु देवानंद ने बरसों तक उनका बहुत सम्मान किया और उन्हें गुरुजी कहकर बुलाया। सामने का बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि मशहूर पन्ना बादशाह थे। जब तुम गुरु देवानंद से मिलो तो उनसे कहना कि कोई हिचक न रखें। मैं, पन्ना बादशाह, अभी इतना बूढ़ा नहीं हुआ कि परिवार की सफाई न कर सकूं। बूढ़े आदमी ने गंभीरता से कहा। जी गुरु जी, नौजवान ने गंभीरता से सिर हिलाया। अशोक भट्ट, जो गुरु जी के सबसे करीबी थे। नौजवान की आंखों में एक चमक उभरी और उसका दिल जंग की भावना से भर गया। ये शख्स जिसे गुरुजी साफ करना चाहते थे वो भी एक ऐसा प्रतिद्वंद्वी था जिसे उसे हराकर गुरुजी को पीछे छोड़ना था। और नकली कच्चे माल एक मौका था। अध्याय 99। शिवांश अग्निहोत्री ने खुद नहीं सोचा था कि नकली कच्चे माल का मामला वाकई में गुरु निरंजन और पन्ना बादशाह का समर्थन पालेगा। जो एक आम सी पोस्ट थी वो तुरंत अनगिनत लोगों का ध्यान खींचने लगी। आखिरी नतीजा भी सबकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। अब चिंता करने की जरूरत नहीं। इस मामले में पन्ना बादशाह और गुरु निरंजन के सामने आने से मुझे लगता है कि बाकी लोग खबर पा चुके होंगे और ज्यादा सावधान रहेंगे, शालिनी कपूर ने पोस्ट पर नजर डालते हुए मुस्कुराकर कहा। शिवांश ने हल्के से सिर हिलाया। पहले उसे चिंता थी कि बिना किसी हस्ताक्षर या किसी महान उस्ताद की भागीदारी के ये पोस्ट पन्ना व्यापारियों का ध्यान नहीं खींच पाएगी। लेकिन अब का नतीजा उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। चाहे जो हो, हमने जो करना था वो कर दिया। बाकी अब उन पर है कि वो इसका कितना वजन समझें, गुरु देवानंद ने बेपरवाही से कहा। म्यांमार पन्ना मेला साल में सिर्फ एक बार होता है। सिर्फ यही एक मौका है और पन्ना व्यापारी इसे आसानी से नहीं छोड़ेंगे। भले ही उन्हें नकली कच्चे माल की खबर हो, वो फिर भी म्यांमार पन्ना मेले में हिस्सा लेते रहेंगे। जैसे उस समय का नकली पन्ना हादसा हुआ था, तब कई महान उस्ताद स्तर के ज्वारी पत्थर विशेषज्ञों को अपनी कला पर भरोसा था। लेकिन अपनी इसी ज्यादा आत्मविश्वास की वजह से वो आखिर में सब कुछ हार गए। दरअसल मुझे सबसे ज्यादा चिंता उन दो अर्धज्वारी कच्चे माल की है जो बोली का बादशाह बन सकते हैं, शालिनी कपूर ने अचानक कहा। उन्हें याद आया कि शिवांश ने पहले कहा था कि विक्रांत राणा का मकसद है कि उनकी कपूर ज्वेलरी बोली का बादशाह खरीदे। क्या वो बोली का बादशाह नकली होगा? बोली का बादशाह कोई साधारण ज्वारी पत्थर नहीं है जिसकी कीमत कई करोड़ में है। अगर वो नकली कच्चा माल हुआ तो वो बेकार है। न सिर्फ वो सीधे कई करोड़ का नुकसान झेलेंगे बल्कि पन्ना उद्योग में उनका मजाक भी बनेगा। जैसे उस समय गुजरात प्रदर्शनी में राणा ज्वेलरी ने बोली का बादशाह खोला और बहुत बेइज्जती हुई थी। अगर इस बार बोली का बादशाह नकली निकला तो नतीजे, हालांकि कई करोड़ का नुकसान दुखदायी होगा, लेकिन कपूर ज्वेलरी इसे झेल सकती थी। लेकिन अब कपूर ज्वेलरी को राणा ज्वेलरी से दबाव का सामना करना पड़ रहा है। अगर वो नकली बोली का बादशाह खोल देंगे तो फिर मुसीबत हो जाएगी। नामुमकिन तो नहीं, शिवांश ने भौहें उठाकर गंभीर आवाज में कहा। क्या हम बोली का बादशाह छोड़ दें? गुरु देवानंद ने सुझाव दिया। बोली का बादशाह नहीं छोड़ सकते। चूंकि तुम, छोटा शिवांश, असली और नकली कच्चे माल को पहचान सकते हो, तो बोली का बादशाह तुम पर ही छोड़ते हैं, शालिनी कपूर ने गंभीरता से कहा। अगर कोई बोली का बादशाह को नहीं पहचान सकता तो शालिनी कपूर वाकई इसे छोड़ देती, जोखिम बहुत ज्यादा था। लेकिन चूंकि शिवांश असली और नकली कच्चे माल को पहचान सकता था, बस इतना करना था कि ये पक्का कर लें कि बोली का बादशाह बनने वाले दो अर्धज्वारी कच्चे माल नकली नहीं हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, शिवांश ने सिर हिलाया। गुरु देवानंद ने ये देखा, मुंह खोला, लेकिन कुछ कहा नहीं। उन्हें नहीं पता था कि अशोक भट्ट उन दो अर्धज्वारी कच्चे माल में कोई छेड़छाड़ करेगा या नहीं, लेकिन उन्हें अच्छे से पता था कि इतने सालों बाद अशोक भट्ट की ज्वारी पत्थरों की कला अब वैसी नहीं रही। ये जानना चाहिए कि उस समय वो पहले ही पन्ना बादशाह के करीब थे। इतने सालों बाद उनकी नकली बनाने की तकनीक शायद और भी जबरदस्त हो गई होगी। इतने सालों बाद जब अशोक भट्ट फिर से हरकत में आएगा तो ये इतना आसान नहीं होगा। कपूर जी, राणा ज्वेलरी के समीर राणा आए हैं, मीरा देसाई ने तभी कमरे में आकर कहा। समीर राणा? शालिनी कपूर सुनकर हैरान हो गईं। राणा ज्वेलरी दिल्ली का एक बड़ा पन्ना व्यापारी है जिसकी ताकत कपूर ज्वेलरी से कहीं ज्यादा है। कपूर ज्वेलरी का उनसे कोई लेन देन नहीं था, दोस्ती तो दूर की बात। समीर राणा अचानक उनसे मिलने क्यों आए? हालांकि उन्हें नहीं पता था कि समीर राणा क्यों आए, लेकिन मेहमान मेहमान होता है और दूसरा पक्ष पूरे भारत के शीर्ष पन्ना और ज्वेलरी व्यापारियों में से एक था। शालिनी कपूर ने उन्हें नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने तुरंत मीरा देसाई से समीर राणा और उनके साथ आए लोगों को अंदर बुलाने को कहा। जल्दी ही मीरा देसाई के साथ समीर राणा, अर्नब खुराना और एक और शख्स कमरे में आए। लड़के फिर मिले। अर्नब खुराना ने शिवांश को एक नज़र में पहचान लिया। तुम? शिवांश ने उस शख्स को देखकर हल्का सा चौंक गया। उसे नहीं लगा था कि जो मोटा आदमी पहले नकली कच्चा माल खरीद रहा था वो समीर राणा के साथ होगा। शिवांश, तुम एक दूसरे को जानते हो? शालिनी कपूर ये दृश्य देखकर भी हैरान हो गईं।
उन्हें पता था कि शिवांश कभी दिल्ली नहीं गया था, तो तार्किक रूप से समीर राणा जैसे रुतबे वाले शख्स से उसका कोई लेन देन होना नामुमकिन था। हम बस आज सुबह मिले थे, शिवांश ने कहा। क्या मतलब बस मिले थे? तुम लड़के ने तो कुछ बताया ही नहीं। तुमने साफ देखा था कि मैंने नकली कच्चा माल खरीदा, लेकिन तुमने मुझे चेतावनी तक नहीं दी, जिससे मेरे 6 लाख रुपए डूब गए। अर्नब खुराना ने नाराजगी भरे अंदाज में कहा। शिवांश सुनकर हक्का बक्का रह गया और कड़वी हंसी के साथ बोला, मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहता था, लेकिन तुम तो पहले ही पैसे दे चुके थे। पन्ना उद्योग में कई चीजें प्राचीन वस्तुओं की तरह हैं। एक बार दो पक्षों के बीच सौदा हो गया तो कोई रिटर्न की बात नहीं होती, भले ही वो चीज नकली हो। यही सिद्धांत लागू होता है। मुझे नहीं लगा था कि शिवांश जी इतनी कम उम्र में नकली कच्चे माल को पहचान सकते हैं। वाकई में नौजवान और होनहार, गुरु शशांक ने पास से भावुक होकर कहा। उन्होंने गुरु निरंजन के साथ बरसों तक जुआरी पत्थरों की पढ़ाई की थी, लेकिन नकली कच्चे माल के मामले में वो वाकई शिवांश से कमतर थे। कम से कम उन्होंने खुद अर्नब खुराना के खरीदे कच्चे माल को देखा था, और जब अर्नब ने याद दिलाया कि शिवांश ने इस कच्चे माल को लेकर आशावाद नहीं जताया था, तब भी उन्हें इसमें कुछ गलत नहीं लगा था। गुरु शशांक बहुत तारीफ कर रहे हैं, शिवांश ने विनम्रता से कहा। हालांकि गुरु शशांक गुरु देवानंद से बाद में मशहूर हुए थे, लेकिन जुआरी पत्थरों की कला में वो किसी भी तरह से गुरु देवानंद से कम नहीं थे, वरना वो राणा ज्वेलरी के जुआरी पत्थर सलाहकार न बन पाते। कपूर जी, दरअसल हमारा यहाँ आने का मकसद शिवांश जी से मिलने के अलावा उनसे कुछ समय के लिए मदद मांगना भी है, समीर राणा ने कहा। शिवांश को उधार लेना? शालिनी कपूर चौंक गईं और तुरंत दूसरे पक्ष का इरादा समझ गईं। इस म्यांमार पन्ना मेले में जब तक पन्ना बादशाह खुद न आए, भले ही गुरु निरंजन की मदद हो, वीडियो तस्वीरों के जरिए असली और नकली कच्चे माल को पहचानना बहुत मुश्किल था। लेकिन पन्ना बादशाह ने बरसों से पन्ना उद्योग में हस्तक्षेप नहीं किया था और उन्हें बुलाना बहुत मुश्किल था। और चूंकि शिवांश असली और नकली कच्चे माल को पहचान सकता था, वो स्वाभाविक रूप से समीर राणा की पहली पसंद बन गया था। बस इतना था कि शिवांश पहले से ही कपूर ज्वेलरी का जुआरी पत्थर सलाहकार था, तो उसे बुलाना इतना आसान नहीं था। कोई दिक्कत नहीं, शालिनी कपूर ने कहा। बेशक उन्हें शिवांश की कपूर ज्वेलरी के लिए अहमियत पता थी, लेकिन उन्हें राणा ज्वेलरी की पन्ना उद्योग में हैसियत भी मालूम थी। अगर इस बहाने राणा ज्वेलरी के साथ रिश्ता बन जाए तो ये कपूर ज्वेलरी के लिए बहुत फायदेमंद होगा। शुक्रिया, समीर राणा ने हल्के से सिर हिलाया। हालांकि वो पहले से आश्वस्त थे कि वो शालिनी कपूर से शिवांश को उधार ले लेंगे, लेकिन जब तक शालिनी कपूर की व्यक्तिगत सहमति नहीं मिली, वो पूरी तरह यकीन नहीं कर सकते थे। हालांकि मैं उम्मीद करती हूं कि राणा जी शिवांश के असली और नकली कच्चे माल को पहचानने की बात को गुप्त रखेंगे, शालिनी कपूर ने अचानक कहा। समीर राणा चौंक गए, फिर सिर हिलाया। उन्होंने गुरु शशांक से नकली पन्ना बनाने वाले शख्स के बारे में सुना था। ये शख्स पन्ना उद्योग में बदनाम था। हालांकि शिवांश भी एक जुआरी पत्थर उस्ताद था, लेकिन उसके पास कोई मजबूत पृष्ठभूमि नहीं थी। अगर ये खबर फैल गई तो उसे निश्चित रूप से बदला लिया जाएगा। फिर समीर राणा ने शालिनी कपूर के साथ बातचीत शुरू की। शालिनी कपूर का यह एहसान पाकर समीर राणा कंजूस इंसान नहीं थे। हालांकि उनके लिए सीधे शालिनी कपूर की मदद करना ठीक नहीं था, फिर भी उन्होंने बहुत सारी सहायता दी। ये Presented पूरी by कपूर CM ज्वेलरी के लिए अच्छी Novel. बात थी, और राणा ज्वेलरी मुख्य रूप से दिल्ली में थी, जिसका कपूर ज्वेलरी से कोई टकराव नहीं था। अध्याय 100। कुछ बातचीत के बाद शिवांश और अर्नब खुराना अच्छे से घुल मिल गए। अगर अर्नब खुराना को कोई पसंद नहीं आता तो वो कभी अपना मन नहीं बदलता, उल्टा अगर उसे कोई भा जाता तो वो किसी से भी दोस्ती कर सकता था। ये सब बड़े बड़े बिजनेस वाले लोग हैं। शिवांश भाई, चलो हम जुआरी पत्थरों पर दांव लगाने चलें। अर्नब खुराना ने समीर राणा और बाकी दो लोगों को बात करते देखा और पूछ लिया। जुआरी पत्थर? शिवांश चौंक गया, अर्नब खुराना को हैरानी से देखते हुए। मैं सोनपुर आया और करीब 10 कच्चे माल खरीदे, लेकिन एक भी पन्ना नहीं मिला, अर्नब खुराना ने कुछ असहज होकर कहा। 10 कच्चे माल और एक भी पन्ना नहीं, उसकी किस्मत वाकई कुछ खराब थी। यहाँ तक कि सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कहा था कि वो जुआरी पत्थरों के लिए बना नहीं है, लेकिन कम से कम उसे पहले पन्ना तो मिला था, बस फायदा नहीं हुआ। लेकिन अर्नब खुराना को एक भी पन्ना नहीं मिला। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलकर देखता हूँ, शिवांश ने सिर हिलाया। उसे बिजनेस करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, और अगर वो रुका तो उसे नहीं पता था कि करना क्या है। गुरु शशांक रुके रहे, क्योंकि वो सलाहकार थे। एक बुजुर्ग जुआरी पत्थर उस्ताद के तौर पर वो स्वाभाविक रूप से शांत थे, शिवांश की तरह नहीं, जिसे बिजनेस की बातों में कोई रुचि नहीं थी। दोनों अपने अंगरक्षकों के साथ कमरे से निकल गए। जैसे ही वो होटल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, एक हैंडसम नौजवान उनकी ओर चलकर आया। फिर इस शख्स से टकरा गए। कितनी बदकिस्मती, अर्नब खुराना ने आने वाले को देखकर बड़बड़ाया। ये शख्स कौन है? शिवांश हैरान हुआ और पूछ लिया। पन्ना बादशाह का शिष्य, अर्नब खुराना ने मुंह बनाते हुए कहा। पन्ना बादशाह का शिष्य? शिवांश का चेहरा बदल गया।
उन्होंने पन्ना बादशाह का नाम अनगिनत बार सुना था और उनके शिष्यों के बारे में थोड़ा बहुत जानते थे। सबसे बड़ा शिष्य पन्ना बादशाह के साथ सबसे पहले था। कहा जाता है कि पन्ना बादशाह के मशहूर होने से पहले भी, लेकिन बाद में बीमारी से मर गया। दूसरा शिष्य अशोक भट्ट ने भी पन्ना बादशाह के तहत सबसे ज्यादा हासिल किया, लेकिन बदकिस्मती से उसने सही रास्ता नहीं चुना। गुरु देवानंद को मुश्किल से तीसरा शिष्य माना जा सकता था, लेकिन बदकिस्मती से पन्ना बादशाह ने उसे कभी आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया। पन्ना बादशाह का आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया गया तीसरा शिष्य 10 साल पहले लिया गया था। ये शख्स 20 की उम्र में जुआरी पत्थर उस्ताद बनने वाला एकमात्र नौजवान था। बेशक अब इसमें शिवांश को भी शामिल करना होगा। विहान मल्होत्रा। शिवांश की नज़र उस नौजवान पर पड़ी। नौजवान को शायद शिवांश की नज़र का एहसास हुआ और उसने तुरंत उसकी ओर देखा। अर्नव खुराना। विहान मल्होत्रा हल्के से हैरान हुआ। अर्नव खुराना पन्ना उद्योग से नहीं था, लेकिन विहान को वो अनजान नहीं था। आखिरकार पन्ना बादशाह की शोहरत पन्ना उद्योग में बहुत थी। चूंकि खुराना परिवार का राणा परिवार से कुछ कनेक्शन था और अर्नव खुराना को पन्ना बहुत पसंद था, विहान उससे पहले मिल चुका था, तो स्वाभाविक रूप से उसे अनजान नहीं था। शिवांश अग्निहोत्री। विहान की नज़र शिवांश पर पड़ी और वो हल्के से हैरान हुआ। वो शिवांश से तो और भी वाकिफ था। ये गुजरात के लोस परिवार द्वारा स्वीकार किया गया जुआरी पत्थर उस्ताद था, जो 20 की उम्र में ही उस्ताद बना। एक समकालीन जुआरी पत्थर उस्ताद के तौर पर विहान को शिवांश के बारे में स्वाभाविक रूप से पता था, लेकिन वो शिवांश को गंभीरता से नहीं लेता था। उसके ख्याल में शिवांश बस किस्मत वाला था और उसकी जुआरी पत्थरों की कला ठीक ठाक थी, जिसकी वजह से लोस परिवार ने उसे स्वीकार किया। वो विहान मल्होत्रा अपनी काबिलियत के दम पर जुआरी पत्थर उस्ताद बना था। हालांकि इसमें पन्ना बादशाह की कुछ वजहें थीं, लेकिन पन्ना बादशाह ने खुद निजी तौर पर स्वीकार किया था कि विहान की जुआरी पत्थरों की कला साधारण जुआरी पत्थर उस्तादों से बेहतर थी। विहान ने दोनों को बस एक नज़र देखा और बिना रुके आगे बढ़ गया। जल्दी ही होटल में दाखिल हो गया। ये शख्स मुझे हमेशा से चिढ़ाता है, बस पन्ना बादशाह की शोहरत के दम पर चल रहा है, अर्नव खुराना ने नाराजगी भरे लहजे में कहा। ये सुनकर शिवांश कड़वी हंसी हंस पड़ा। उन्होंने गुरु देवानंद से विहान मल्होत्रा के बारे में सुना था और उसकी जुआरी पत्थरों की कला निश्चित रूप से विनोद मेहरा के स्तर से कम नहीं थी, और शायद उसकी जवानी की वजह से और भी बेहतर थी। आखिरकार जुआरी पत्थरों में स्वाभाविक रूप से कुछ जोखिम होता है और नौजवान इसमें ज्यादा हिम्मत दिखाते हैं। ऐसा मत कहो, शिवांश ने कहा। विहान मल्होत्रा में वाकई काबिलियत है, वो एक सच्चा जुआरी पत्थर उस्ताद है। हालांकि अर्नव खुराना कुछ नाराज था, लेकिन उसे भी पता था कि गुरु शशांक ने खुद स्वीकार किया था कि अगर वो खुद सामने आए तो भी वो ये नहीं कह सकते कि वो लगातार विहान को हरा सकते हैं। पन्ना बादशाह के साथ 10 साल से ज्यादा समय बिताने और उनकी सावधानीपूर्वक शिक्षाओं के तहत विहान की जुआरी पत्थरों की कला निस्संदेह प्रभावशाली थी। दोपहर में अर्नव खुराना ने 2 और कच्चे माल चुने, लेकिन इस बार उसकी किस्मत कुछ अच्छी थी। हालांकि ज्यादा कमाई नहीं हुई, लेकिन कम से कम उसे पन्ना तो मिला। इतना कि अर्नव खुराना बार बार कहता रहा कि शिवांश उसका लकी स्टार है, क्योंकि समीर राणा के साथ रहते हुए उसे कभी पन्ना नहीं मिला था। हाय छींक। समीर राणा अभी होटल से निकले ही थे कि उन्होंने अपनी नाक रगड़ी और बड़बड़ाए, मोटू खुराना, वो फिर से मुझे कोस तो नहीं रहा ना। रात होने पर एक छायादार आकृति चुपके से सोनपुर में दाखिल हुई। फुस। उस आकृति ने तेजी से हरकत की और विक्रांत राणा के कमरे में पहुंच गई। उस वक्त कमरे में विक्रांत राणा और पतला आदमी सोफे पर बैठे थे, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। गुरुजी। आने वाले को देखते ही विक्रांत राणा और पतले आदमी तुरंत खड़े हो गए, बहुत सम्मान के साथ बोलते हुए। मध्यम आयु के आदमी ने दोनों को एक नज़र देखा, हल्के से सिर हिलाया और फिर बोले, मुझे नहीं लगा था कि एक मिशन की वजह से 2 दिन देर होने से इतनी बड़ी बात हो जाएगी। कृपया हमें सजा दें गुरुजी। विक्रांत राणा और पतले आदमी का चेहरा सुनते ही बदल गया और वो जल्दी से बोले, छोड़ो, ये मामला पूरी तरह तुम्हारी गलती नहीं है। अशोक भट्ट ने हल्के से सिर हिलाया और आगे बोले, मुझे भी नहीं लगा था कि वो बुरा आदमी अपने सबसे पसंदीदा शिष्य को यहाँ भेजेगा। गुरुजी, आपका मतलब विहान मल्होत्रा से है? विक्रांत राणा चौंक गया, कुछ अविश्वास के साथ बोला, विहान मुझसे कुछ साल छोटा है, उस उम्र का कोई। तुम उस बूढ़े को बहुत कम आंक रहे हो। वो अपने शिष्यों को तब तक छुट्टी नहीं देता जब तक वो महान उस्ताद न बन जाएं, अशोक भट्ट ने बेपरवाही से कहा। पन्ना बादशाह के सबसे पसंदीदा शिष्य रह चुके अशोक भट्ट को उनके चरित्र की बहुत अच्छी समझ थी, और वो जानते थे कि पन्ना बादशाह अपने शिष्यों को आसानी से छुट्टी नहीं देता जब तक उनकी जुआरी पत्थरों की कला जुआरी पत्थर उस्ताद के स्तर तक न पहुंच जाए। हालांकि गुरु देवानंद की जुआरी पत्थरों की कला बुरी नहीं है, लेकिन उनकी प्रतिभा सीमित है। इतने सालों बाद भी उनके लिए ग्रैंड मास्टर का स्तर हासिल करना नामुमकिन है। वो मेरे बनाए नकली कच्चे माल को नहीं पहचान सकते। एकमात्र संभावना पन्ना बादशाह का व्यक्तिगत रूप से पढ़ाया हुआ शिष्य है। अशोक भट्ट की आंखों में एक तेज चमक उभरी। उनके दिल में पन्ना बादशाह के लिए कोई सम्मान नहीं था।
उस समय पन्ना बादशाह ने खुद उन्हें पकड़ा था पन्ना उद्योग को जवाब देने के लिए। चाहे उन्होंने कितना भी गिड़गिड़ाया, इसका कोई असर नहीं हुआ। इस हादसे के बाद दोनों के बीच गुरु शिष्य का रिश्ता कब का खत्म हो चुका था। गुरुजी, अब हमें क्या करना चाहिए? विक्रांत राणा ने पूछा। ये म्यांमार पन्ना मेला उनके गुरु को संगठन के लिए काम संभालने के लिए था। अगर इसमें कोई गलती हुई तो अशोक भट्ट को सजा भुगतनी पड़ सकती थी। सब कुछ योजना के मुताबिक चलेगा, अशोक भट्ट ने बेपरवाही से कहा। इतने सालों में मैंने लगातार सुधार किया है। वो बूढ़ा वाकई सोचता है कि वो अभी भी पन्ना बादशाह है। जी, विक्रांत राणा और पतले आदमी ने हल्के से सिर हिलाया। अध्याय 101। शिवांश अग्निहोत्री और उनके साथियों ने सोचा था कि अशोक भट्ट के पास शायद कोई और चाल होगी, लेकिन जब म्यांमार पन्ना मेला आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ तो पूरे मेले में कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। नकली कच्चे माल के हादसे की वजह से आयोजकों ने मेले की शुरुआत में खुद सामने आकर एक तरफ नकली कच्चे माल की पुष्टि की और दूसरी तरफ सबको भरोसा दिलाया कि खुली बोली और गुप्त बोली के कच्चे माल की उत्पत्ति का पता लगाया जा सकता है। बाकी कच्चे माल की तुलना में खुली बोली और गुप्त बोली के कच्चे माल सीधे बड़े खदान मालिकों द्वारा दिए जाते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा की गारंटी होती है। आखिरकार कच्चे माल के खदान मालिक एक बार का धंधा नहीं करते। अगर नकली कच्चा माल पकड़ा गया तो उस खदान मालिक को भारी नुकसान होगा। भविष्य में उसकी पन्ना खदान से निकले कच्चे माल पर सवाल उठेंगे और कोई भी बड़ा खदान मालिक इतनी छोटी सोच वाली हरकत नहीं करेगा। आयोजकों की गारंटी के साथ वहां आए पन्ना ज्वेलर्स की चिंताएं काफी हद तक कम हो गईं। हालांकि ये म्यांमार पन्ना मेला जितना परफेक्ट होने की उम्मीद थी उतना नहीं रहा, लेकिन आयोजकों की कोशिशों की बदौलत कम से कम ये तबाही में नहीं बदला। आयोजक तो वाकई में तेज हैं, फ्री में पत्थर काटने की सुविधा भी दे रहे हैं, शिवांश ने हंसते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, शालिनी कपूर ने हल्के से कहा। अगर आयोजकों ने कुछ नहीं सोचा होता तो इस म्यांमार पन्ना मेले में नुकसान तो उन खदान मालिकों का ही होता। ये मेला साल में सिर्फ एक बार होता है और आमतौर पर लेन देन छोटे मोटे होते हैं, लेकिन मेले में एक खदान मालिक का टर्नओवर सैकड़ों करोड़ बल्कि हजारों करोड़ तक हो सकता है। नॉवल। पन्ना उद्योग में कच्चे माल के सौदागर और ज्वेलर्स होते हैं। पहले वाले को तो जैसे पक्का मुनाफा होता है, जबकि बाद वाले को बहुत ज्यादा जोखिम उठाना पड़ता है। दरअसल म्यांमार में भले ही कई पन्ना व्यापारी हों, लेकिन बड़े पन्ना व्यापारी लगभग नहीं के बराबर हैं। म्यांमार की अपनी समस्याओं की वजह से वहां भारत जैसा बड़ा पन्ना बाजार बनाना मुश्किल है। इसलिए म्यांमार में कई खदान मालिक पन्ना खदानों का संचालन करते हैं, न कि पन्ना ज्वेलरी का धंधा। इस लगभग बिना लागत वाले धंधे ने म्यांमार में दर्जनों बड़े छोटे खदान मालिक पैदा किए हैं। इनमें से सबसे मशहूर है नायक परिवार, जो म्यांमार के सबसे बड़े पन्ना खदान मालिकों में से एक है। शिवांश जी, तभी समीर राणा और अर्नब खुराना का समूह पास से आता दिखा। राणा जी, शिवांश ने हल्के से सिर हिलाया, आते हुए लोगों को देखते हुए। शिवांश जी, इस बार भी हमें आपकी मदद चाहिए, ये देखने के लिए कि ये दो कच्चे माल नकली हैं या नहीं। समीर राणा ने प्रचार सामग्री में दो कच्चे पत्थरों की ओर इशारा करते हुए कहा। ये दोनों कच्चे पत्थर वो थे जो बोली का बादशाह बनने की काबिलियत रखते थे और इस बार के अर्ध तैयार कच्चे माल में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले थे। हर कच्चे पत्थर की आरक्षित कीमत 1 करोड़ से ज्यादा थी और अंतिम सौदे की कीमत शायद 4 से 5 करोड़ तक पहुंच सकती थी। इतनी भारी कीमत पर राणा ज्वेलरी को भी नकली कच्चा माल होने की चोट लगेगी। बस ये पक्का हो जाए कि ये नकली कच्चा माल नहीं है तो राणा ज्वेलरी बेफिक्र होकर बोली लगा सकती थी। शिवांश ने हल्के से सिर हिलाया और बोला, हालांकि मैं सिर्फ ये देखूंगा कि ये नकली कच्चा माल है या नहीं। बाकी के लिए इस बात की चिंता न करें, मैंने पहले ही कपूर जी से बात कर ली है, समीर राणा ने जल्दी से कहा। गुरु शशांक देसाई, समीर राणा के जुआरी पत्थर उस्ताद, सिर्फ कच्चे माल की सत्यता का पता नहीं लगा सकते थे। अगर शिवांश से सभी कच्चे पत्थरों को संभालने को कहा जाता तो न सिर्फ समीर राणा की इज्जत कम होती, बल्कि गुरु शशांक और गुरु निरंजन भी इसे मंजूर नहीं करते। एक जुआरी पत्थर उस्ताद के तौर पर गुरु शशांक को भी अपनी इज्जत थी। भला वो जुआरी पत्थरों के लिए दूसरों पर कैसे निर्भर कर सकता था। शिवांश ने हल्के से सिर हिलाया, फिर उन दो कच्चे पत्थरों की जगह की ओर चल पड़ा। बोली का बादशाह बनने की काबिलियत रखने वाले कच्चे पत्थरों के आसपास भले ही मेला अभी शुरू हुआ था, लेकिन पहले से ही कई लोग जमा हो चुके थे। वहां न सिर्फ ज्वेलरी कंपनियों के जुआरी पत्थर सलाहकार थे, बल्कि कुछ जुआरी पत्थरों के शौकीन भी थे जो इन कच्चे पत्थरों को देख रहे थे। समय की कमी की वजह से लोग सामान्य कच्चे पत्थरों की तरह पहले आओ पहले पाओ का नियम नहीं मान रहे थे। कई लोग एक साथ एक कच्चे पत्थर को देखना आम बात थी। शिवांश ने एक छोटी टॉर्च निकाली और फिर ध्यान से देखने लगा। इस अर्ध तैयार कच्चे माल की क्वालिटी वाकई बहुत अच्छी थी और इसमें ढेर सारा प्राण था। शिवांश के अनुमान के मुताबिक इसमें मौजूद प्राण अगर पन्ना के हिसाब से गिना जाए तो हाई आइस ग्रेड तक पहुंच चुका था और इसका आकार भी छोटा नहीं था। इसकी अंतिम कीमत शायद 5 करोड़ के आसपास होगी।
लगभग 10 मिनट बाद शिवांश भीड़ से बाहर निकला। ये कच्चा पत्थर असली है, शिवांश ने कहा। ये सुनते ही शालिनी कपूर और समीर राणा दोनों ने राहत की सांस ली। सिर्फ समीर राणा ही नहीं, शालिनी कपूर को भी इस अर्ध तैयार कच्चे माल की बहुत फिक्र थी, क्योंकि ये कच्चा माल कपूर ज्वेलरी के भविष्य से जुड़ा था। हालांकि समीर राणा बोली का बादशाह जीतने के लिए दृढ़ नहीं था, लेकिन वो इसे छोड़ भी नहीं सकता था और इसके लिए बोली जरूर लगाएगा। हमें अभी भी शिवांश जी को तकलीफ देनी होगी, दूसरा कच्चा माल देखने के लिए, समीर राणा ने कहा। जल्दी ही समूह दूसरे कच्चे माल के सामने पहुंचा। इस कच्चे माल की क्वालिटी पहले वाले से भी बेहतर थी और इसका हरा रंग और गहरा था। इस कच्चे पत्थर की आरक्षित कीमत थी 1,88,80,000। ये कच्चा पत्थर, शिवांश की नज़र इस कच्चे पत्थर पर पड़ी और जैसे ही उसने इसमें प्राण की हलचल को महसूस किया, उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। इस कच्चे पत्थर में प्राण तो था, लेकिन मात्रा ज्यादा नहीं थी, कुछ कुछ वैसा ही जैसा विक्रांत राणा ने पहले बोली का बादशाह काटा था। लेकिन इस कच्चे पत्थर का हरा रंग ज्यादा गहरा लग रहा था और ज्यादा परफेक्ट दिखता था। ऐसे कच्चे पत्थर में तार्किक रूप से इतना कम प्राण नहीं होना चाहिए। ये जानना चाहिए कि इस कच्चे पत्थर में प्राण उस कच्चे पत्थर से भी कम था जो विक्रांत राणा के पास था। चूंकि कच्चे पत्थर को छूना मना था, शिवांश सिर्फ पास से देख सकता था और ये तय नहीं कर सकता था कि इसमें कोई दिक्कत है या नहीं। लेकिन ये पक्का था कि ये कच्चा पत्थर एक जाल था, इसमें मौजूद पन्ना ज्यादा से ज्यादा 1-2 लाख रुपए का होगा। जो भी इसे खरीदेगा वो नुकसान में रहेगा। 10 मिनट से ज्यादा समय बाद शिवांश गंभीर चेहरा लिए समीर राणा और शालिनी कपूर के पास आया। शिवांश जी, ये कच्चा पत्थर। शिवांश का गंभीर चेहरा देखकर समीर राणा का दिल धक धक करने लगा। ये नकली नहीं है, शिवांश ने हल्के से सिर हिलाया। चूंकि इसमें प्राण था तो इसमें पन्ना जरूर होगा। ये सुनते ही समीर राणा और शालिनी कपूर दोनों ने राहत की सांस ली। लेकिन ये पूरी तरह असली भी नहीं है, शिवांश ने अचानक कहा। पूरी तरह असली भी नहीं। ये सुनकर दोनों ने शिवांश को हैरानी से देखा। नकली नहीं और पूरी तरह असली भी नहीं, तो ये कच्चा पत्थर आखिर है क्या? क्या आधा अधूरा असली, आधा नकली कच्चा माल भी होता है? हालांकि कच्चे पत्थर और पन्ना में कुछ समानताएं हैं, लेकिन वो पूरी तरह एक जैसे नहीं हैं। कम से कम उन्होंने तो कभी जुड़ी हुई सतह जैसी अवधारणा नहीं सुनी थी। प्राचीन वस्तुओं में आधा अधूरा असली, आधा नकली सामान होता है, जहां एक हिस्सा असली होता है और बाकी नकली, जो एक साथ जोड़कर पूरा दिखता है। लेकिन ये तो कच्चा पत्थर है, दो कच्चे माल को कैसे चिपकाया जा सकता है? इसलिए जब शिवांश ने ऐसा कहा तो दोनों कुछ हक्के बक्के रह गए। अगर ये असली कच्चा पत्थर होता तो इसमें इतना गहरा हरा रंग इतने कम प्राण के साथ बिल्कुल नहीं होता। इस कच्चे पत्थर ने शिवांश को जो एहसास दिया वो गुजरात में उस बोली के बादशाह से अलग था। शिवांश को तो शक था कि ये कच्चा पत्थर पूरी तरह असली कच्चे माल के आधार पर नकली बनाया गया है। सिर्फ असली कच्चे माल पर नकली बनाकर ही ये स्तर हासिल किया जा सकता है। भले ही हरा रंग कुछ गलत लगे, लेकिन कच्चा माल खुद असली है। अगर कच्चा माल असली है तो भला कौन शक करेगा कि इसमें मौजूद पन्ना में कोई दिक्कत है? दूसरों को तो कच्चे माल के अंदर पन्ना होने का एहसास ही नहीं हो सकता। अध्याय 102, न असली न नकली। शालिनी कपूर और समीर राणा तो छोड़िए, गुरु देवानंद जोशी और गुरु शशांक देसाई, दोनों जुआरी पत्थर उस्ताद, इस वक्त भौहें सिकुड़े हुए थे। मुझे लगता है मैं शिवांश का मतलब कुछ कुछ समझ रहा हूँ, गुरु देवानंद ने अचानक थोड़ी देर बाद कहा। ये सुनते ही सबने तुरंत गुरु देवानंद की ओर देखा। शिवांश के अलावा इस म्यांमार पन्ना मेले में नकली कच्चे माल को पहचानने की सबसे ज्यादा संभावना विहान मल्होत्रा, पन्ना बादशाह के शिष्य, और गुरु देवानंद के पास थी। विहान मल्होत्रा भी जरूरी नहीं कि गुरु देवानंद से बहुत बेहतर हो, इसलिए जब उन्होंने बोला तो सबके मन में थोड़ी उम्मीद जगी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये ज्वारी पत्थर असली कच्चे माल से बनाया गया होगा, और वो भी ऐसा माल जो बहुत खराब क्वालिटी का नहीं है, गुरु देवानंद ने धीरे धीरे कहा। असली कच्चे माल से बनाया गया। गुरु देवानंद के बोलते ही शालिनी कपूर और समीर राणा के चेहरों का रंग अचानक बदल गया और फिर उनकी आंखें चमक उठीं। दोनों ही बहुत सतर्क लोग थे जो पन्ना का धंधा चलाते थे। भले ही उनकी ज्वारी पत्थरों की कला महान उस्ताद के स्तर तक न पहुंची हो, लेकिन वो खराब भी नहीं थी। ऐसी स्थिति में गुरु देवानंद के हल्के से इशारे से दोनों ने तुरंत समझ लिया। असली कच्चे माल का इस्तेमाल करके नकली कच्चा माल बनाना, ये तो जैसे प्राचीन वस्तुओं की दुनिया में असली प्राचीन वस्तु का इस्तेमाल करके उसमें और कीमती प्राचीन वस्तु छिपाने जैसा है। सिद्धांत वही है। असली कच्चे माल की कीमत ज्यादा नहीं होती, इसलिए इसका इस्तेमाल नकली कच्चा माल बनाने में किया जा सकता है। चूंकि कच्चा माल असली है, भले ही उसमें मौजूद पन्ना खराब हो, कोई ये शक नहीं करेगा कि कच्चे माल में कोई दिक्कत है, वो बस अपनी किस्मत को कोसेंगे। मुझे नहीं लगा था कि अशोक भट्ट की नकली बनाने की कला इस स्तर तक पहुंच गई है, गुरु शशांक ने अफसोस जताते हुए कहा।
हालांकि गुरु शशांक एक जुआरी पत्थर उस्ताद थे, लेकिन वो साधारण नकली कच्चे माल को भी नहीं पहचान सकते थे। इस स्तर के नकली कच्चे माल की तो बात ही छोड़ दें। ये जानना चाहिए कि असली कच्चे माल से नकली कच्चा माल बनाना कहीं ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि असली कच्चे माल में खुद हरा रंग होता है और वो हरा रंग कच्चे माल के अंदर बनता होता है। इसे फिर से नकली बनाना बहुत मुश्किल है। अशोक भट्ट इन सालों में लगातार आगे बढ़ा है, हम ही हैं जो अभी भी वही खड़े हैं, गुरु देवानंद ने कड़वी हंसी के साथ कहा। वो ऐसे नकली कच्चे माल में कोई दिक्कत नहीं देख पाए। शायद पन्ना बादशाह के अलावा कोई और इसे नहीं देख सकता था। यहाँ तक कि पन्ना बादशाह का आज का सबसे पसंदीदा शिष्य भी ऐसा ही था। इस कच्चे माल की नकली बनाने का स्तर दशकों पहले के नकली कच्चे माल से बिल्कुल अलग था। मुझे डर है कि अब से पन्ना उद्योग फिर से मुसीबत में पड़ जाएगा, गुरु शशांक ने हल्की सी आह भरी। नकली कच्चे माल को पहचानना मुश्किल है, जो पूरे पन्ना उद्योग के लिए एक आपदा है। एक बार ये नकली कच्चे माल बाहर निकल गए तो कौन इन्हें पक्के तौर पर पहचान सकता है। ये जानना चाहिए कि पूरे भारतीय पन्ना उद्योग में जुआरी पत्थर उस्तादों की संख्या बस दर्जनों में है। इतने कम लोग पन्ना के विशाल बाजार की तुलना में नगण्य हैं। शिवांश, इस तरह के जुआरी पत्थर को पहचानने का कोई तरीका है? गुरु देवानंद ने जल्दी से पूछा। इस नए तरह के नकली कच्चे माल का नुकसान बहुत ज्यादा था, यहाँ तक कि अर्नब खुराना के सामने आए नकली कच्चे माल से भी ज्यादा। अर्नब खुराना के सामने आए नकली कच्चे माल उन कच्चे माल से बने थे जिनमें बिल्कुल भी पन्ना नहीं था, जबकि सामने वाला जुआरी पत्थर उन कच्चे माल से बना था जिनमें पन्ना था। नकली में सच्चाई थी और सच्चाई में नकली, ये नकली बनाने का सबसे ऊंचा स्तर था। जैसे प्राचीन वस्तुओं में जोड़ने की तकनीकों के जरिए, यहाँ तक कि आधुनिक हाईटेक डेटिंग तरीके भी असली और नकली में फर्क नहीं कर सकते। अभी तो नहीं। इस तरह के जुआरी पत्थर को बिना छुए मुझे नहीं पता कि इसे कैसे परखा जाए। शिवांश ने हल्के से सिर हिलाया। दरअसल वो पहले वाले नकली कच्चे माल को परखने का तरीका भी दूसरों को नहीं सिखा सकता था। आखिरकार उसका परखने का तरीका प्राण को महसूस करना था या प्राण का इस्तेमाल करके पत्थर की क्वालिटी जांचना था। ये दोनों तरीके साधारण लोग नहीं सीख सकते थे। ये सुनकर सबके मन में थोड़ी निराशा हुई। ये करीब 2 करोड़ का जुआरी पत्थर था, शिवांश इसे आसानी से कैसे छू सकता था? मुझे नहीं लगा था कि पन्ना और प्राचीन वस्तुएं एक जैसी हैं, दोनों में इतने पेंच हैं, पास में खड़े अर्नब खुराना ने मुंह बनाकर कहा। प्राचीन वस्तुएं, ये शब्द सुनते ही शिवांश और गुरु देवानंद की आंखें चमक उठीं। गुरु देवानंद, आपको प्राचीन वस्तुओं की दुनिया के कुछ महान उस्ताद स्तर के लोग पता होंगे ना? शिवांश ने गुरु देवानंद को देखकर पूछा। गुरु देवानंद ने हल्के से सिर हिलाया। उनकी अपनी दुकान में प्राचीन वस्तुएं बिकती थीं। भले ही उनका प्राचीन वस्तुओं से ज्यादा वास्ता नहीं था, लेकिन पन्ना उद्योग में उनकी शोहरत की वजह से वो प्राचीन वस्तुओं की दुनिया के कुछ महान उस्तादों को जानते थे। शिवांश जी, आपका मतलब है कि प्राचीन वस्तुओं की दुनिया में प्राचीन वस्तुओं को पहचानने के तरीकों से इस तरह के नकली कच्चे माल को पहचानने की कोशिश करें? पास में खड़े समीर राणा ने अचानक पूछा। शिवांश ने सिर हिलाया। पन्ना उद्योग के लिए इस तरह के कच्चे माल को पहचानना बहुत मुश्किल था। भले ही वो खुद इसे पहचान सकता था, लेकिन दूसरों को नहीं सिखा सकता था। ये मामला पूरे पन्ना उद्योग से जुड़ा था और शिवांश अकेला इस नकली कच्चे माल के प्रसार को नहीं रोक सकता था। वरना उस समय पन्ना बादशाह ने सीधे अशोक भट्ट के खिलाफ कार्रवाई न की होती। कम से कम अब उन्हें नहीं पता था कि अशोक भट्ट कहाँ है, और वो उसे ढूंढ नहीं सकते थे, इसलिए स्रोत से शुरू करने का तरीका स्वाभाविक रूप से संभव नहीं था। जबकि पन्ना उद्योग के पास ज्यादा उपयोगी तरीके नहीं थे, प्राचीन वस्तुओं की दुनिया अलग थी। प्राचीन वस्तुओं की दुनिया में नकली बनाने के तरीके तरह तरह के और अनगिनत थे। प्राचीन वस्तुओं की दुनिया में महान उस्ताद स्तर के लोग नकली प्राचीन वस्तुओं को पहचानने में बहुत अनुभवी थे। अगर उनकी नकली प्राचीन वस्तुओं को पहचानने की अंतर्दृष्टि मिल जाए तो शायद मौजूदा नकली कच्चे माल के हादसे से निपटने का तरीका मिल सकता था। ये अच्छा आइडिया है, गुरु शशांक ने सुनकर मुस्कुराते हुए कहा। शिवांश और गुरु देवानंद के याद दिलाने पर उन्हें भी इस तरीके के फायदे समझ आए। अगर वाकई में कोई हल मिल गया तो शायद ये नकली कच्चे माल का हादसा शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। हालांकि ये आइडिया अच्छा है, लेकिन हो सकता है ये काम न आए, क्योंकि पन्ना और प्राचीन वस्तुओं में कुछ फर्क है, गुरु देवानंद ने धीरे धीरे कहा। उनका प्राचीन वस्तुओं और पन्ना दोनों से वास्ता था। भले ही उन्हें पता था कि ये आइडिया अच्छा है, लेकिन क्या वो आखिरकार नकली कच्चे माल से निपटने का कोई तरीका ढूंढ पाएंगे, ये अभी भी अज्ञात था। मुझे नहीं लगा था कि मेरी यूं ही कही बात का इतना असर होगा, अर्नब खुराना ने ये देखकर मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर सबके मन में कड़वी हंसी उभरी। ये लोग बहुत लंबे समय से पन्ना के साथ वास्ता रखते थे, जिसकी वजह से उनकी सोच हमेशा पन्ना उद्योग तक सीमित रहती थी और वो पन्ना उद्योग के अंदर ही हल ढूंढने की कोशिश करते थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वास्तव में नकली कच्चे माल के हादसे बहुत दुर्लभ थे, जबकि पन्ना उद्योग के पास नकली पन्ना से निपटने के कुछ तरीके थे। नकली कच्चे माल पर शोध बहुत कम था
और अर्नब खुराना खुद एक शौकिया था जिसे जुआरी पत्थरों की ज्यादा जानकारी भी नहीं थी, इसलिए उसने पन्ना उद्योग के नजरिए से हल ढूंढने की सोच शुरू नहीं की। उसने बस एक साधारण इंसान के नजरिए से समस्या को देखा और स्वाभाविक रूप से उसे तुरंत समस्या की जड़ दिख गई। शायद यही वो सिद्धांत है कि जो इसमें फंसे हैं वो उलझ जाते हैं और बाहर वाले साफ देखते हैं। चूंकि समीर राणा ने अभी तक ये तय नहीं किया था कि किन जुआरी पत्थरों पर बोली लगानी है, शिवांश को स्वाभाविक रूप से हर एक टुकड़े को पहचानने में मदद करने की जरूरत नहीं थी। अगर ऐसा होता तो शिवांश को और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बस असली और नकली कच्चे माल को पहचानने में ही वक्त लग जाता। अर्नब खुराना ने शिवांश के साथ चलने की जिद की, वजह दी कि समीर राणा के साथ रहने से उसे बदकिस्मती महसूस होती थी। शालिनी, मुझे नहीं लगा था कि हम इतनी जल्दी फिर मिलेंगे। समूह के बिछड़ने के थोड़ी देर बाद ही पास से एक जानी पहचानी आवाज आई। आने वाले को देखते ही शिवांश और बाकी लोगों के चेहरों का रंग तुरंत बिगड़ गया। आने वाला और कोई नहीं बल्कि विक्रांत राणा और उसका समूह था। अध्याय 103। शालिनी कपूर का चेहरा गहरा पड़ गया और उन्होंने विक्रांत राणा और उसके समूह को उदास चेहरा लिए देखा। क्या ये वही शख्स है जिसका जिक्र शालिनी कपूर की जानकारी में था? शिवांश की नज़र विक्रांत राणा के पास खड़े नौजवान पर पड़ी। शालिनी कपूर को पहले से पता था कि विक्रांत राणा के साथ एक अजनबी है, लेकिन उन्हें इस शख्स की पृष्ठभूमि के बारे में कुछ नहीं पता था। अब जब शिवांश ने इस शख्स को देखा तो उसे यकीन हो गया कि दूसरा पक्ष आंतरिक शक्ति मुक्केबाजी का एक कल्टीवेटर था, क्योंकि उसने उससे वही प्राण महसूस किया जो इंस्पेक्टर या सेनगुप्ता और दूसरों से महसूस हुआ था। विक्रांत राणा, म्यांमार पन्ना मेला है, तुम कच्चा माल चुनने की बजाय यहाँ आए हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम चाहते हो कि गुजरात वाला हादसा फिर हो? शालिनी कपूर ने ठंडे लहजे में कहा। ये शब्द सुनते ही विक्रांत राणा और विनोद मेहरा के चेहरों का रंग तुरंत उतर गया। गुजरात प्रदर्शनी का बोली का बादशाह राणा ज्वेलरी के लिए एक ऐसी बेइज्जती थी जिसे मिटाया नहीं जा सकता। शालिनी कपूर ने फिर से पुरानी बात छेड़ दी, जिससे दोनों को और भी शर्मिंदगी महसूस हुई। मेरी चिंता तुम मत करो शालिनी, विक्रांत राणा ने बेपरवाही से कहा। सुना है इस बार पन्ना मेले में नकली कच्चे माल हैं, तो मैं तुम्हें बस चेतावनी देने आया हूं कि धोखा न खा जाओ। विक्रांत राणा बोलते हुए शिवांश की ओर देख रहा था, जैसे शालिनी कपूर को याद दिला रहा हो कि शिवांश पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये दृश्य देखकर शालिनी कपूर और अर्नब खुराना दोनों मन ही मन मुस्कुराए। शायद अशोक भट्ट को भी नहीं पता होगा कि उसके बनाए नकली कच्चे माल को शिवांश पहले ही उजागर कर चुका है। विक्रांत राणा, तुम अपने काम से काम रखो, शालिनी कपूर ने तंज कसते हुए कहा। क्या ये नया जुआरी पत्थर उस्ताद, महान उस्ताद शिवांश अग्निहोत्री हैं? तभी एक गहरी आवाज आई और फिर एक मध्यम आयु का आदमी विक्रांत राणा के पास आया। पहले ये मध्यम आयु का आदमी और अंगरक्षक एक साथ खड़े थे और किसी ने उस पर खास ध्यान नहीं दिया था, लेकिन इस वक्त वो अचानक आगे आया और सबको तुरंत समझ आ गया कि ये शख्स अंगरक्षक नहीं था। तुम? शिवांश की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। उसे पन्ना उद्योग के बारे में बहुत कुछ पता था, लेकिन उसकी याद में सामने वाला कोई मध्यम आयु का आदमी नहीं था। मैं कौन हूँ ये जरूरी नहीं, उल्टा तुम इतनी कम उम्र में जुआरी पत्थरों की कला में महान उस्ताद का स्तर हासिल कर चुके हो, ये वाकई दुर्लभ है, मध्यम आयु के आदमी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसने बिल्कुल कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। ये शब्द सुनते ही शिवांश की भौहें और सिकुड़ गईं। भले ही वो घमंडी इंसान नहीं था, लेकिन कोई भी उसके सामने सीनियर बनकर बात नहीं कर सकता था। गुरु देवानंद, मुझे नहीं लगा था कि हम फिर मिलेंगे, मध्यम आयु के आदमी ने पास खड़े गुरु देवानंद को देखते हुए धीरे से कहा, जैसे वो पुराने दोस्त हों जो बरसों बाद मिले हों। तुम आखिर हो कौन? गुरु देवानंद ने ये सुनकर भौहें सिकुड़ी। जैसे ही ये मध्यम आयु का आदमी सामने आया, उसे एक जानी पहचानी सी फीलिंग हुई, लेकिन वो कभी याद नहीं कर पाया कि उसने दूसरे पक्ष को कहाँ देखा था। भले ही गुरु देवानंद ऐसा नहीं था जो हर चीज को एक नज़र में याद रख ले, लेकिन अगर उसने इतने खास शख्स को देखा होता तो उसे जरूर याद रहता। तुम वाकई बूढ़े हो गए हो, मध्यम आयु के आदमी ने निराश चेहरा बनाते हुए सिर हिलाया। तुम्हें जल्दी याद आ जाएगा। बोलते ही मध्यम आयु का आदमी मुड़ा और चला गया, जबकि विक्रांत राणा जल्दी से उसके पीछे चल पड़ा। मुझे क्यों लगता है कि ये मध्यम आयु का आदमी उनके समूह का केंद्र है, अर्नब खुराना ने ये दृश्य देखकर धीरे से कहा। ये शब्द सुनते ही पास में खड़ी शालिनी कपूर ने भी सिर हिलाया। भले ही उन्हें भी ये मध्यम आयु का आदमी नहीं पता था, लेकिन उनकी नज़र से वो बता सकती थी कि ये मध्यम आयु का आदमी समूह का केंद्र था। यहाँ तक कि विक्रांत राणा भी जब ये आदमी बोल रहा था तो सावधानी से उसके पीछे खड़ा था, जिससे साफ था कि वो लीडर था। ये शख्स कोई साधारण नहीं है, शिवांश ने कहा। इस मध्यम आयु के आदमी से उसे विश्वास सेनगुप्ता से कम न होने वाली एक आभा महसूस हुई। साफ था कि दूसरा पक्ष भी आंतरिक शक्ति मुक्केबाजी का एक कल्टीवेटर था और उसकी ताकत शायद विश्वास सेनगुप्ता से कम नहीं थी। डार्क फोर्स पीक की ताकत, जब अभी कोई ट्रांसेंडेंट रियल्म विशेषज्ञ सामने नहीं आ रहे, वो पहले से ही योद्धाओं के शिखर पर खड़ा शख्स है।
ये जानना चाहिए कि विश्वास सेनगुप्ता भारत मार्शल अलायंस के आधिकारिक निदेशकों में से एक हैं। गुरु देवानंद, क्या तुम इसे पहचानते हो? शालिनी कपूर ने यह सुनकर चेहरा बदल लिया और जल्दी से पास खड़े गुरु देवानंद से पूछा। गुरु देवानंद ने यह सुनकर कड़वी हंसी हंसी और सिर हिलाया, बोले, मुझे बस बहुत जानी पहचानी सी फीलिंग हो रही है, लेकिन बदकिस्मती से मुझे याद नहीं कि इसे कहाँ देखा। शायद, जैसा उसने कहा, मैं वाकई बूढ़ा हो गया हूँ। गुरु देवानंद अब जवान नहीं थे और बरसों से बड़े ज्वेलर्स के लिए जुआरी पत्थर सलाहकार के तौर पर काम नहीं कर रहे थे। अपने शिष्य को पूरे मन से पढ़ाने की चाहत के अलावा उनकी उम्र और शारीरिक स्थिति भी इसका बड़ा हिस्सा थी। दरअसल 70 साल से ज्यादा उम्र के जुआरी पत्थर सलाहकार लगभग नहीं के बराबर हैं और 60 साल से ज्यादा उम्र के भी बहुत कम हैं। ज्यादातर जुआरी पत्थर सलाहकार 40 से 50 साल की उम्र के बीच होते हैं। इस उम्र में उनकी अनुभव और शारीरिक स्थिति की गारंटी होती है, जो जुआरी पत्थरों के लिए शिखर अवधि होती है। नकली कच्चे माल के हादसे की वजह से इस वक्त ज्यादा लोग खुली और गुप्त बोलियों पर ध्यान दे रहे थे। आखिरकार इन कच्चे माल की गारंटी बाकी कच्चे माल से ज्यादा थी। शिवांश, तुम बस ऐसे ही कच्चे माल देख रहे हो, हर टुकड़े को नहीं। अर्नव खुराना ने कुछ हैरानी से कहा, देखकर कि शिवांश हर कुछ टुकड़ों को ही ध्यान से देखता था। अर्नव खुराना खुद एक पन्ना शौकीन था। भले ही उसके पास कोई कला नहीं थी, लेकिन उसने भले ही सुअर का गोश्त न खाया हो, पर सुअर को दौड़ते तो देखा था। समीर राणा के साथ रहते हुए उसने स्वाभाविक रूप से देखा था कि गुरु शशांक कच्चे माल को कैसे देखते थे। गुरु शशांक की बारीकी से जांच की तुलना में शिवांश तो बस यूं ही नजर डाल रहा था, बस हल्के से देख रहा था और फिर विस्तार से जांच नहीं कर रहा था। पूरी खुली और गुप्त बोलियों के कच्चे माल को जोड़ दें तो ये कई हजार टुकड़ों से ज्यादा हो जाते हैं। इतने सारे कच्चे माल और सिर्फ 10 दिन, अगर देश के सारे जुआरी पत्थर उस्तादों को इकट्ठा करके एक साथ देखने को कहा जाए तो भी शायद वो खत्म न कर पाएं। इसलिए कच्चे माल चुनते वक्त स्वाभाविक रूप से कुछ चुनना पड़ता है, शालिनी कपूर ने शिवांश के बोलने से पहले मुस्कुराते हुए समझाया। ऐसा है क्या? मुझे लगा था कि हर जुआरी पत्थर को देखना पड़ता है। अर्नव खुराना ने कंधे उचकाए। हालांकि अर्नव खुराना ने यूं ही कहा, लेकिन शिवांश का दिल धक से रह गया। दूसरों की बात तो छोड़ो, वो वाकई हर जुआरी पत्थर को ध्यान से नहीं देखते थे, लेकिन अपने प्राण के एहसास के भरोसे उसने एक भी जुआरी पत्थर को नहीं छोड़ा। हालांकि वो इन कच्चे माल को शालिनी कपूर को सुझाएगा, लेकिन अगर शालिनी कपूर खुद बोली लगाने की योजना नहीं बनाती तो वो स्वाभाविक रूप से खुद भी बोली लगाने की कोशिश करेगा। ये सब छद्म प्राणमणि थे, चाहे वो पूर्ण जुआरी कच्चा माल हो या अर्ध जुआरी कच्चा माल। शिवांश ने इसे ध्यान से महसूस किया, खासकर उन पन्नों को जिनमें प्राण था। पलक झपकते ही सुबह बीत गई। दोपहर में शिवांश और शालिनी कपूर अलग हो गए। शालिनी कपूर गुरु देवानंद को लेकर कच्चे माल देखने गईं, जबकि शिवांश और अर्नव खुराना कच्चे माल की दुकानों पर कच्चा माल चुनने गए। शालिनी कपूर को तुम जैसा जुआरी पत्थर सलाहकार मिलना वाकई बदकिस्मती है। इतने बड़े पन्ना मेले में तुम्हें दोपहर में आराम करना पड़ रहा है, अर्नव खुराना ने शिवांश को देखते हुए हंसते हुए कहा। पास में खड़े सिद्धार्थ मल्होत्रा ने तुरंत कहीं और देख लिया। उन्होंने शालिनी कपूर से अर्नव खुराना की पहचान के बारे में सुना था। जब अर्नव खुराना ऐसी बातें कहते थे तो वो सिर्फ अनसुना करने का नाटक कर सकता था, वरना अगर वो शालिनी कपूर को बताता तो दूसरा पक्ष परवाह भी नहीं करता। काम और जिंदगी का तालमेल। सुबह भर कच्चे माल देखना काफी उबाऊ है, शिवांश ने बेपरवाही से कहा। दरअसल वो कच्चे माल को और तेजी से महसूस कर सकता था, लेकिन अगर वो बहुत तेजी से करता तो निश्चित रूप से दूसरों को शक हो जाता। इसलिए जब शिवांश कच्चे माल को महसूस करता था तो वो एक नाटक भी करता था, दिखावा करता था कि वो ध्यान से देख रहा है। अध्याय 104। ऐसी सुस्त सुबह स्वाभाविक रूप से थोड़ी उबाऊ थी, इसलिए दोपहर में शिवांश फिर से प्रदर्शनी में नहीं गया, बल्कि बाहर की कच्चे माल की दुकानों पर आया। ये अच्छा है, मैं समीर राणा और बाकियों से वो कच्चे पत्थर तो नहीं छीन सकता। यहाँ बात अलग है, अर्नव खुराना ने कहा। प्रदर्शनी के कच्चे पत्थर लगभग सभी बड़े ज्वेलरी व्यापारियों के लिए प्रतिस्पर्धा का केंद्र थे। अर्नव खुराना भी बोली लगा सकता था, लेकिन समीर राणा के भी बोली लगाने की वजह से उसे हरकत करना मुश्किल लगता था। शिवांश भी ऐसा ही था। कपूर ज्वेलरी के जुआरी पत्थर सलाहकार के तौर पर उसे पहले कपूर ज्वेलरी के लिए सुझाव देने थे और शालिनी कपूर की पुष्टि के बाद ही वो बोली में हिस्सा ले सकता था, वरना ये पेशेवर नैतिकता का उल्लंघन होता। क्योंकि पन्ना उद्योग कुछ हद तक प्राचीन वस्तुओं की तरह है, इसमें कोई कानूनी बंधन नहीं है और ये ज्यादा जुआरी पत्थर सलाहकार की आत्मा अनुशासन पर निर्भर करता है। एक जुआरी पत्थर सलाहकार के लिए अगर वो अपने नियोक्ता को धोखा देता है तो कोई भी उसे फिर से जुआरी पत्थर सलाहकार के तौर पर नहीं रखेगा। यहाँ तक कि एक जुआरी पत्थर सलाहकार जिसे बड़े नुकसान की वजह से निकाल दिया जाता है, उसे दूसरी ज्वेलरी कंपनी में शामिल होना बेहद मुश्किल होता है। ये काम लगभग पूरी तरह से इज्जत पर निर्भर करता है और एक जुआरी पत्थर उस्ताद स्वाभाविक रूप से अपनी इज्जत को बहुत महत्व देता है।
मुझे लगता है तुम बस 2 और पन्ना टुकड़े काटना चाहते हो, शिवांश ने होंठ बिचकाते हुए कुछ तिरस्कार के साथ कहा। तुम मुझे सबसे अच्छे से समझते हो, अर्नब खुराना ने मुस्कुराकर कहा और कोई बहस नहीं की। उसे अकेले कच्चे पत्थर ढूंढने में वाकई सुकून नहीं था। उसे नुकसान का डर नहीं था, बस नकली कच्चे पत्थरों का डर था। नकली कच्चे पत्थरों के हादसे के बाद और प्रदर्शनी शुरू होने के साथ सोनपुर की कच्चे माल की दुकानें साफ तौर पर शांत थीं। आखिरकार प्रदर्शनी के कच्चे पत्थरों की कुछ गारंटी थी, जबकि इन दुकानों के कच्चे पत्थरों की ऐसी कोई गारंटी नहीं थी। यहां तक कि सोनपुर की सबसे बड़ी कच्चे माल की दुकान, जो नायक परिवार के मुखिया की थी, उसमें भी कच्चे माल की पूरी तरह उत्पत्ति का पता नहीं था। पहले साफ कर दूं, मैं सिर्फ तुम्हारी सलाह दे रहा हूं, कच्चे पत्थर तुम्हें खुद चुनने होंगे, शिवांश ने बेपरवाही से कहा। समझ गया, अर्नब खुराना ने मुस्कुराकर कहा और कच्चे पत्थर चुनने की ओर मुड़ गया। सिद्धार्थ भाई, तुम कुछ कच्चे पत्थर चुनकर आजमाना चाहते हो? शिवांश ने पास खड़े सिद्धार्थ मल्होत्रा को देखकर पूछा। मुझे नहीं चाहिए, मैंने पिछली बार 2 लाख कमा लिए, वो काफी है, सिद्धार्थ मल्होत्रा ने हल्के से मुस्कुराकर सिर हिलाया। ये देखकर शिवांश ने जोर नहीं दिया। उसे भी पता था कि विक्रांत राणा के सामने आने की वजह से शालिनी कपूर ने सिद्धार्थ मल्होत्रा को शिवांश के पास रहने का आदेश दिया था, ताकि शिवांश को कुछ न हो। शिवांश की सुरक्षा अब सिर्फ कपूर ज्वेलरी के लिए नहीं थी, राणा ज्वेलरी को भी शिवांश से कुछ चाहिए था, जिससे शिवांश की सुरक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई थी। शिवांश ने जल्दी से कच्चे पत्थर चुन लिए। पूरी तरह से अनपॉलिश्ड कच्चे पत्थरों की कीमत आमतौर पर ज्यादा नहीं होती। ये लगभग हमेशा आकार के हिसाब से कीमत रखते हैं, जब तक कि उनमें कोई खास विशेषता न हो, वरना एक ही आकार के लिए कीमत में ज्यादा फर्क नहीं होता। इसलिए पूरी तरह से अनपॉलिश्ड कच्चे पत्थरों को नकली बनाने का मुनाफा ज्यादा नहीं होता, इसलिए नकली पूरी तरह से अनपॉलिश्ड कच्चे पत्थरों के मामले बहुत कम होते हैं। बेशक अगर पूरी तरह से अनपॉलिश्ड कच्चे पत्थर में अच्छी विशेषताएं हों, तो भी उसका फेल होने का खतरा अर्धपॉलिश्ड कच्चे पत्थर से ज्यादा होता है। ये जानना चाहिए कि अर्धपॉलिश्ड कच्चे पत्थर पहले से ही हरा रंग दिखाते हैं, और भले ही उनकी कीमत न बढ़े, कम से कम उनके अंदर पन्ना तो होता है, बस ये नहीं पता कि वो पन्ना कीमती है या नहीं। इस स्थिति में अर्धपॉलिश्ड कच्चे पत्थरों की कीमत स्वाभाविक रूप से ज्यादा होती है। शिवांश ने कच्चे पत्थर बहुत जल्दी चुन लिए। जल्द ही सिद्धार्थ मल्होत्रा को शिवांश के पीछे पीछे एक छोटी गाड़ी धकेलनी पड़ी, क्योंकि वो शिवांश के चुने हुए कच्चे पत्थरों को अब और नहीं उठा सकता था। म्यांमार में कच्चे पत्थरों की क्वालिटी वाकई भारत से बेहतर है, लेकिन शीर्ष ग्रेड के पन्ने अभी भी बहुत कम हैं। शिवांश ने गाड़ी में पड़े कच्चे पत्थरों पर नजर डाली और हल्के से सिर हिलाया। इस बार उसने 10 से ज्यादा कच्चे पत्थर चुने, लेकिन इन 10 से ज्यादा कच्चे पत्थरों में सिर्फ 3 में हाई आइस पन्ना था। बाकी आइस ग्रेड और ग्लूटिनस ग्रेड थे। भले ही उनकी कीमत कम नहीं थी, लेकिन हाई आइस ग्रेड से वो बहुत कमतर थे। शिवांश, इस कच्चे पत्थर के बारे में क्या ख्याल है? तभी अर्नब खुराना पास से आया। उसके हाथ में सिर के आकार का एक कच्चा पत्थर था। ये कच्चा पत्थर, अर्नब खुराना के हाथ में कच्चे पत्थर को देखकर शिवांश का मुंह अनायास ही सिकुड़ गया। इस कच्चे पत्थर में प्राण की सघनता वाकई हाई आइस पन्ना के स्तर तक पहुंच गई थी। उसने सैकड़ों बल्कि हजारों कच्चे पत्थर चुने थे और सिर्फ 3 में हाई आइस पन्ना मिला था। अर्नब खुराना ने वहां यूं ही एक पत्थर उठाया और हाई आइस पन्ना वाला कच्चा पत्थर ढूंढ लिया। ये फर्क तो कुछ ज्यादा ही था, है ना? क्या ये कच्चा पत्थर अच्छा नहीं है? अर्नब खुराना ने शिवांश को हक्का बक्का देखकर पूछा। क्या मैं इसे दोगुनी कीमत पर खरीद लूं? शिवांश ने अर्नब खुराना की ओर आंखें तरेरते हुए कहा। ये सुनकर अर्नब खुराना की आंखें चमक उठीं। शिवांश के ऐसा कहने का मतलब था कि वो इस कच्चे पत्थर को बहुत पसंद करता था। एक बार और देख लो, अर्नब खुराना ने जल्दी से कहा। शिवांश ने सिर हिलाया। इस दौरान वो अपने प्राण के एहसास का इस्तेमाल करके कच्चे पत्थरों के अंदर पन्ना महसूस कर रहा था, फिर उसे कच्चे पत्थर की विशेषताओं और ज्वारी पत्थरों की जानकारी के साथ मिलाकर उल्टा सत्यापित कर रहा था। इस दौरान उसकी ज्वारी पत्थरों की कला में काफी सुधार हुआ था। वो अब वो नौसिखिया ज्वारी नहीं था जो पहले था। शिवांश ने ध्यान से देखा। ज्वारी पत्थरों में ऐसा ही होता है, अभ्यास बहुत जरूरी है। कोई कह सकता है कि हर कच्चे पत्थर की स्थिति अलग होती है और ज्यादा देखने से ही समानताओं में पैटर्न ढूंढे जा सकते हैं। ये कच्चा पत्थर अच्छा है, इसमें अच्छा पन्ना होना चाहिए, शिवांश ने मुस्कुराते हुए कहा। ये तो कमाल है, होटल वापस जाकर इसे काटेंगे और तुम्हारी किस्मत को अच्छे से देखेंगे। अर्नब खुराना जोर से हंसा। वो शिवांश से बेहद प्रभावित था। जैसे ही शिवांश ने बोला, उसे यकीन हो गया कि इस कच्चे पत्थर में जरूर पन्ना निकलेगा। दोनों ने चुने हुए कच्चे पत्थरों का भुगतान किया और दुकान से निकल गए। सिद्धार्थ मल्होत्रा एक छोटी गाड़ी धकेलते हुए शिवांश और अर्नब खुराना के पीछे पीछे चला। मेरे पापा ने कहा था कि ये कच्चा पत्थर सिर्फ 6 लाख में बिकेगा। पास के एक सड़क किनारे के स्टॉल से अचानक एक नर्म आवाज आई। बच्ची,
मैंने तुमसे पहले ही कहा था, ये पूरी तरह से अनपॉलिश्ड कच्चा पत्थर 6 लाख में बिकना नामुमकिन है। मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा, और वो भी सिर्फ इस कच्चे पत्थर पर पायथन पैटर्न की वजह से। स्टॉल के सामने खड़े आदमी ने कुछ नाराजगी के साथ कहा। मैं नहीं बेचूंगी, लड़की ने बेपरवाही से कहा। तुम? आदमी का चेहरा गहरा पड़ गया, और वो गुस्सा होने ही वाला था कि अचानक किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। अगले ही पल 2 छायादार आकृतियां वहां आईं। ये शिवांश और उसके 2 साथी थे, जिन्होंने आवाज सुनी थी। सिद्धार्थ मल्होत्रा का रुतबा देखकर आदमी को पता था कि वो एक अंगरक्षक है। सोनपुर में अंगरक्षक लगभग सभी बंदूकें रखते थे। आदमी ने तुरंत कुछ नहीं हुआ का नाटक किया और जल्दी से स्टॉल छोड़कर चला गया। मुझे ये कच्चा पत्थर चाहिए, शिवांश ने बेपरवाही से कहा। उसकी नज़र स्टॉल के सामने पड़े कच्चे पत्थर पर थी। 6 लाख, ठीक है, शिवांश ने हल्के से सिर हिलाया। मुझे नकद चाहिए, लड़की ने शिवांश को देखते हुए कहा। नकद? शिवांश हक्का बक्का रह गया। ये सच था कि पन्ना उद्योग में कुछ कच्चे पत्थर सिर्फ नकद में खरीदे जा सकते थे, लेकिन ये स्थिति ज्यादातर राजस्थान में होती थी। सीधे शब्दों में कहें तो इन कच्चे पत्थरों की उत्पत्ति कुछ संदिग्ध होती थी, इसलिए नकद लेन देन का इस्तेमाल होता था। म्यांमार पन्ना मेले जैसे आयोजन में नकद लेन देन दुर्लभ थे, और ये 6 लाख नकद की बात थी। ये भारत नहीं था, और एक पल के लिए शिवांश वाकई इतना नकद नहीं जुटा सकता था। क्या मैं ट्रांसफर या चेक से नहीं दे सकता? शिवांश ने भौहें सिकोड़कर पूछा। सिर्फ नकद, लड़की ने बेपरवाही से कहा। स्टॉल के सामने पड़े कच्चे पत्थर को देखकर शिवांश ने हल्के से भौहें सिकोड़ी। इस कच्चे पत्थर में मौजूद प्राण की शुद्धता हाया इस पन्ना से भी ज्यादा गहरी थी। ऐसी स्थिति में इसके सबसे ऊंची क्वालिटी का पन्ना, ग्लास पन्ना, होने की बहुत संभावना थी। अध्याय 105, ग्लास ग्रेड पन्ना। ये वाकई में शीर्ष स्तर का पन्ना है, यहाँ तक कि एक जुआरी पत्थर उस्ताद को अपनी पूरी जिंदगी में ग्लास ग्रेड पन्ना काटने का मौका शायद न मिले। एक कच्चा पत्थर जिसमें ग्लास ग्रेड पन्ना होने की संभावना हो, वो भी सिर्फ 6 लाख में। ये तो जैसे मुफ्त में मिल रहा था। शिवांश इसे कैसे छोड़ सकता था? लेकिन लड़की के शब्दों ने उसे निरुत्तर कर दिया। सिर्फ नकद में भुगतान करना था, लेकिन वो 6 लाख नकद कहाँ से लाए? शालिनी कपूर पहले ढेर सारा नकद लाई थी, लेकिन ज्यादातर का इस्तेमाल हथियार खरीदने में हो गया था, और अब ज्यादा नहीं बचा था। आखिरकार एक बड़े ज्वेलर के तौर पर कपूर ज्वेलरी का मुख्य निशाना प्रदर्शनी के जुआरी पत्थर थे, और उनको बैंक ट्रांसफर या चेक से भुगतान किया जा सकता था। कौन इतने उथल पुथल वाले देश में लाखों रुपये नकद लेकर घूमेगा? क्या ये मुसीबत को न्योता देना नहीं होगा? एक कच्चा पत्थर जिसमें ग्लास ग्रेड पन्ना होने की बहुत संभावना थी, उसे कैसे यूं ही छोड़ दिया जाए? शिवांश, क्यों न मैं तुम्हें पहले उधार दे दूं? जब शिवांश सोच रहा था कि पैसे का इंतजाम कैसे करना है, तभी पास में खड़े अर्नब खुराना ने अचानक कहा। तुम? शिवांश हक्का बक्का रह गया, अर्नब खुराना को कुछ हैरानी से देखते हुए। तुम्हारे पास 6 लाख नकद हैं? मेरे पास तो 10 लाख भी हैं, अर्नब खुराना ने मुंह बनाकर बेपरवाही से कहा। पिछली बार राजस्थान में एक शख्स ने नकद लेन देन की जिद की थी, और समीर राणा ने जब नकद लाया था तो मैं भी कुछ लाख रुपए मजे के लिए ले आया था। कुछ लाख रुपए नकद मजे के लिए ले आए? शिवांश का मुंह जोर से सिकुड़ गया। कितना अमीर और घमंडी होना चाहिए जो कहे कि उसने मजे के लिए कुछ लाख रुपए नकद ले लिए, और खास बात यह कि ये म्यांमार था, भारत नहीं, और यहाँ भारत जितनी सुरक्षा नहीं थी। ठीक है, मैं बाद में तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। शिवांश ने सिर हिलाया, बिना ना नुकुर किए। वो सामने वाले कच्चे पत्थर को छोड़ना नहीं चाहता था। तुरंत अर्नब खुराना ने फोन करके समीर राणा के अंगरक्षकों को 6 लाख नकद लाने के लिए कहा। इतनी बड़ी रकम नकद हर वक्त साथ रखना स्वाभाविक रूप से नामुमकिन था। इसे अभी भी होटल से लाना था, इसलिए शिवांश और बाकी लोग स्टॉल के सामने इंतजार करने लगे। इस कच्चे पत्थर की कीमत कितनी है? तभी एक जानी पहचानी आवाज आई। ये विक्रांत राणा था, जो न जाने कब वहां आ पहुंचा था। विक्रांत राणा, क्या तुम्हें पहले आओ पहले पाओ का नियम नहीं पता? शिवांश का चेहरा गहरा पड़ गया, और उसने विक्रांत राणा को ठंडे लहजे में देखा। मुझे नियम तो पता है, लेकिन तुमने अभी इस कच्चे पत्थर को जांचा नहीं है। विक्रांत राणा ने मुंह बनाया। अशोक भट्ट के आने से उसे बहुत आत्मविश्वास मिल गया था। अगर वो न होता तो वो शिवांश को भड़काने की हिम्मत ही नहीं करता, और इस बार वो साफ तौर पर शिवांश के लिए मुसीबत खड़ी करने आया था। शिवांश का चेहरा कुछ और बिगड़ गया, क्योंकि उसने पहले ही लड़की से सौदा तय कर लिया था, तो वो स्वाभाविक रूप से कच्चे पत्थर को बार बार जांचता नहीं रह सकता था। आखिरकार उसे पहले ही पता था कि कच्चे पत्थर में पन्ना है, और ये ग्लास ग्रेड है या नहीं, ये तो पन्ना बादशाह भी 100% यकीन से नहीं कह सकता। और इस बार शिवांश को पहली बार हाई आइस ग्रेड से ज्यादा प्राण वाला कच्चा माल मिला था। 6 लाख, लड़की ने बेपरवाही से कहा। कोई दिक्कत नहीं। विक्रांत राणा की आंखें लड़की के बोलते ही चमक उठी, और उसने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर शिवांश, अर्नब खुराना और बाकी 2 लोग हंस पड़े। नकद? जैसा कि उम्मीद थी, अगले ही पल लड़की ने सीधे नकद मांगा।
नकद। विक्रांत राणा हक्का बक्का रह गया और भौहें सिकोड़कर बोला, क्या मैं ट्रांसफर या चेक से नहीं दे सकता? सिर्फ नकद, लड़की ने बेपरवाही से कहा। ठीक है, नकद ही सही। हैरानी की बात थी कि विक्रांत राणा ने लड़की की जिद देखकर हामी भर दी। माफ करें, इस सज्जन ने पहले इसे खरीद लिया है। लड़की उसके शब्दों से थोड़ा हैरान हुई, लेकिन फिर उसने शिवांश की ओर देखकर कहा, 6 लाख छोटी रकम नहीं थी, और 6 लाख नकद तो और भी नहीं। अचानक 6 लाख नकद जुटाना आसान नहीं था। ये शब्द सुनते ही विक्रांत राणा का चेहरा तुरंत बिगड़ गया। क्या लड़की उसके साथ मजाक कर रही थी? उसने पहले ही शिवांश को बेच दिया था, फिर भी उसे कीमत बताए। मैं 7 लाख दूंगा। विक्रांत राणा का चेहरा गहरा पड़ गया और उसने ठंडे लहजे में कहा। ये सुनकर शिवांश का चेहरा अनायास बदल गया। इस कच्चे पत्थर में ग्लास ग्रेड पन्ना होने की बहुत संभावना थी, और वो नहीं चाहता था कि इतना शीर्ष स्तर का पन्ना विक्रांत राणा के हाथ लग जाए। तुम्हें क्या हो गया, लड़के? तुम जानबूझकर मुसीबत खड़ी कर रहे हो? अर्नब खुराना ने कुछ बिगड़े चेहरे के साथ कहा। वो पहले ही नाराज था जब विक्रांत राणा कीमत पूछने आया था, और अब वो सीधे कीमत बढ़ा रहा था। अगर शिवांश ने खरीदने का इरादा पक्का नहीं किया होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन चूंकि उन्होंने पहले ही खरीदने का फैसला कर लिया था, विक्रांत राणा का इस वक्त कीमत बढ़ाना उसे भी कुछ गुस्सा दिला रहा था। तुम क्या चीज हो? अगर पैसे नहीं हैं तो मत खरीदो। विक्रांत राणा ने अर्नब खुराना की ओर देखा और तिरस्कार भरे लहजे में कहा। ये सुनकर अर्नब खुराना का चेहरा अनायास बदल गया, लेकिन अगले ही पल वो हंसने लगा। अच्छा, बहुत समय बाद किसी ने मुझसे ऐसे बात की। अर्नब खुराना कौन था? वो दिल्ली का शीर्ष स्तर का तीसरी पीढ़ी का वारिस था। आमतौर पर वो दूसरों को दबाता था, लेकिन आज किसी ने वाकई उससे ऐसी बात करने की हिम्मत की। उन्हें सचमुच नहीं पता था कि मौत शब्द कैसे लिखा जाता है। विक्रांत राणा, ठीक है, मैं तुम्हें याद रखूंगा, अर्नब खुराना ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। मोटा मक्खन, विक्रांत राणा ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा। माफ करें, इस सज्जन ने पहले ही इसे खरीद लिया है। मैं इसे तभी आपको बेच सकती हूँ अगर उनके तय समय के अंदर पैसे न आए, लड़की ने बेपरवाही से कहा। ये सुनकर विक्रांत राणा का चेहरा और भी बिगड़ गया। क्या ये मोटा और लड़की जानबूझकर उसके साथ मजाक कर रहे थे? पास में खड़े शिवांश ने ये देखकर राहत की सांस ली। उसे वाकई डर था कि लड़की विक्रांत राणा की पेशकश मान लेगी। उस वक्त उसे विक्रांत राणा के खिलाफ बोली लगानी पड़ती, और न सिर्फ अंतिम खरीद की कीमत बहुत ज्यादा होती, बल्कि इतना नकद जुटा पाना भी एक दिक्कत होती। अर्नब खुराना ने जल्दी से फोन करके पैसे लाने वाले अंगरक्षक को जल्दी करने को कहा। अब ये मामला सिर्फ शिवांश का नहीं था। वो नहीं चाहता था कि ये कच्चा पत्थर विक्रांत राणा के हाथ लगे। अर्नब खुराना के बार बार कहने पर सिर्फ 6-7 मिनट बाद एक पसीने से तर अंगरक्षक दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में एक डफल बैग था। खुराना साहब, 6 लाख, अंगरक्षक हौंफते हुए बोला। शाबाश। अर्नब खुराना ने डफल बैग लिया और हल्के से सिर हिलाया। ये सुनकर अंगरक्षक के चेहरे पर खुशी की चमक उभरी। भले ही वो अर्नब खुराना का निजी अंगरक्षक नहीं था, लेकिन अर्नब खुराना और समीर राणा का रिश्ता असामान्य था, और अर्नब खुराना की तारीफ हासिल करने से उसे कई फायदे मिल सकते थे। 6 लाख। शिवांश ने डफल बैग लड़की को थमा दिया। ये देखकर विक्रांत राणा ने हल्के से हुंकारी भरी और मुड़कर चला गया। लड़की ने ध्यान से गिनने के बाद कच्चा पत्थर शिवांश को सौंप दिया। एक हाथ में पैसे, एक हाथ में माल, सौदा पूरा। शिवांश, मैं देख रहा हूं कि तुम इस कच्चे पत्थर को लेकर बहुत आशावादी हो। क्यों न हम इसे काट कर Presented देखें? by CM शिवांश को Novel. कच्चा पत्थर खुद पकड़े हुए देखकर अर्नब खुराना ने नहीं रोक पाया और बोला। पहले शिवांश के चुने हुए कच्चे पत्थर लगभग सभी सिद्धार्थ मल्होत्रा की छोटी गाड़ी में थे, लेकिन ये कच्चा पत्थर शिवांश खुद पकड़े हुए था। ये पहली बार था। इसके अलावा शिवांश ने इसके लिए उससे नकद उधार भी लिया था, जिससे साफ था कि वो इस कच्चे पत्थर को कितना महत्व देता था। ठीक है, शिवांश ने थोड़ा सोचकर कहा। इस कच्चे पत्थर में ग्लास ग्रेड पन्ना होने की बहुत संभावना थी। अगर इसे यहाँ सार्वजनिक नीलामी में नहीं काटा गया तो इसे काशी लौटने के बाद ही काटा जा सकता था। शिवांश को साधारण कच्चे पत्थरों की परवाह नहीं थी, लेकिन इस कच्चे पत्थर के लिए, जिसमें ग्लास ग्रेड पन्ना होने की बहुत संभावना थी, शिवांश ने सोचा और तय किया कि इसे यहीं काट लिया जाए। Presented by CM Novel. वार्निंग डिस्क्लेमर। यहाँ प्रस्तुत सभी कहानियाँ पूर्णतः लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। यदि किसी नाम, स्थान, व्यक्ति, जाति, धर्म, समुदाय या घटना से किसी प्रकार की समानता पाई जाती है, तो वह मात्र एक संयोग है। इन कहानियों का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इन्हें वास्तविक जीवन से जोड़कर न देखें और न ही इन्हें दिल पर लें। यदि आपको इस प्रकार की रोचक कहानियाँ पसंद हैं और आप पूरी कहानी सुनना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन किया गया है।
एक्स्ट्रा एपिसोड और अपडेट सबसे पहले पाने के लिए अभी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। धन्यवाद। प्रेजेंटेड बाय सीएम नॉवल। अब शुरू करते हैं आज की कहानी।